गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। मैं थोड़ा सा पहले जान लूं कि हमारे टारगेट क्या है। 2023 वाला कोई स्टूडेंट 23 है, इधर भी है 23, 24 नहीं, मतलब अब 23 वाले नहीं हाथ खड़ा करेंगे, 24 वाले, 25 और 26। माय गॉड, बहुत बड़ी बात है। 26 वाले स्टूडेंट्स अगर मतलब इस समय तैयारी कर रहे हैं तो ये मेरे हिसाब से आने वाले समय में खतरनाक होगा। खतरनाक इन द सेंस, जो बेचारे 25 में जगेंगे वो कैसे टिक पाएंगे। फिर जो 3-4 साल से लगे हुए हैं, मान के चलिए इस तैयारी में, बहुत ही जीरो से शुरुआत करेंगे। पहला दिन है, मतलब सिलेबस की जगह पर अभी हम बातचीत करेंगे बहुत सिंपल वे में, सिस्टमेटिक ढंग से, कि हम इस पूरे कार्यक्रम में, क्योंकि यह जो बैच है ये 2 साल चलने वाला बैच है, 24 महीनों की क्लास वाला बैच है। इसमें 8 से 9 महीने हम एनसीईआरटी शुरू करेंगे और फिर इसमें फाउंडेशन इंट्रोड्यूस करेंगे। फाउंडेशन इन द सेंस मतलब हम सिलेबस पर सीधी बातचीत करेंगे कि जीएस पेपर 1 में ये है, जीएस पेपर 2 में ये है। पर अभी हम सब्जेक्ट की बात करेंगे कि यूपीएससी में इस बैच का क्या इंपॉर्टेंस है और ये बैच क्यों करना चाहिए। तो जनरली पहले तो हम एग्जाम से सभी लोग परिचित हैं, नहीं तो मैं थोड़ा सा आपको शॉर्ट में बता दूं। यूपीएससी क्या कोई एग्जाम है? तो हम कहेंगे नहीं, यूपीएससी एग्जाम नहीं है। यूपीएससी इज ए ऑर्गेनाइजेशन, एक संगठन है, भारत सरकार का है। और इसका काम क्या है? एग्जाम कंडक्ट कराना, एग्जाम को लेना। क्या यूपीएससी एक ही एग्जाम लेती है? जी नहीं, यूपीएससी के द्वारा हर वर्ष 20 से ज्यादा परीक्षाएं ली जाती है। तो फिर यूपीएससी की परीक्षा क्यों कहते हैं? तो ऐसा होता है ना भाई कि कुछ चीजें फेमस हो जाती हैं कुछ पर्टिकुलर चीजों के कारण। जैसे पूरे भारत में अगर हम बातचीत करें तो हम जानते हैं कि आम का प्रोडक्शन पूरे भारत में होता है, लेकिन अल्फांसो के आम की बात ही कुछ और होती है। तो अल्फांसो महाराष्ट्र में है, तो हम कहते हैं कि भाई महाराष्ट्र किसके लिए पहचाना जाएगा? आम के लिए। महाराष्ट्र में जो नागपुर है वो पहचाना जाता है संतरों के लिए। केरल, अब केरल में लगभग सारे मसाले हैं, लेकिन फिर भी बड़ी इलायची जो केरल की होती है उसका अपना ही एक अलग इंपॉर्टेंस है। तो जब कई सारी चीजें होती है उसमें से कोई एक चीज हाईलाइट हो जाए तो लोग उससे उसको पहचान लेते हैं। इस संगठन को भी एक परीक्षा से जाना जाता है और उस परीक्षा का नाम है सिविल सर्विस एग्जाम। मतलब रियल में आप लोग अपने आप को कभी यूपीएससी मत कहा करिए, क्योंकि यूपीएससी का मतलब कि आप संगठन की सारी परीक्षाएं दे रहे हैं। आप रियल में किसकी तैयारी कर रहे हैं? सीएसई, जिसे हम कहते हैं सिविल सर्विस एग्जाम। एक जमाने में इसको इंडियन सिविल सर्विसेज कहा जाता था, मतलब आईसीएस। जब अंग्रेजों का जमाना होता था तो इसी एग्जाम को आईसीएस कहते हैं। ऐसे यूपीएससी के द्वारा सीएपीएफ का एग्जाम होता है, ऐसे यूपीएससी ही सीडीएस का एग्जाम कराती है, ऐसे ही यूपीएससी एनडीए का एग्जाम कराती है, यही यूपीएससी इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्जाम कराती हैं, इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज का एग्जाम कराती हैं, इंडियन ICIEOS इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज का एग्जाम कराती हैं। ये इतनी एग्जाम कराने के बावजूद किस नाम से जानी जाती हैं? सिविल सर्विस के लिए।
शायद आप में से कई लोगों को तो पता भी नहीं होगा कि इतनी एग्जामें लेती होगी, पर क्योंकि अब हम कंटिन्यूअसली सेंटर या इस यूपीएससी के इस महत्वपूर्ण एग्जाम पर बातचीत करते तो पता है कि इतनी एग्जाम लेती है। तो रियल में आप लोग किसकी तैयारी करने जा रहे हैं? सिविल सर्विस की। पर मेरा सजेशन है, आपकी उम्र बहुत कम है, कई सारे स्टूडेंट 18 प्लस या 20 प्लस हैं, तो मैं कहूंगा कि अगर आपकी हाइट लड़कों की 165 सेंटीमीटर है और लड़कियों की 160 सेंटीमीटर है, हाइट मेजर करने का तरीका कभी भी याद रखिएगा, खड़ा करेंगे अपने आप को, कॉपी अपने ऊपर रखेंगे थोड़ा दबाकर और फिर मेजर करेंगे। पैरों में कुछ भी पहना हुआ नहीं होगा, दीवार पर एक निशान बना देंगे, जैसी निशान जहां बन जाएगा उसकी मेजरमेंट कर लेंगे। अगर मिनिमम इतनी है तो मैं कहूंगा कि यूपीएससी के साथ अगर आप लोगों ने किसी चीज पर फोकस करना चाहिए तो वो है सीएपीएफ, ये है असिस्टेंट कमांडर का एग्जाम। आप जानते हैं कि हमारे देश में दंगों के समय एक विशेष प्रकार की पुलिस फोर्स बुलाई जाती है, जिसे हम कहते हैं सीआरपीएफ के जवान आ गए, या फिर कई बार आपने देखा होगा इलेक्शन के समय एक अलग ड्यूटी लगाई जाती है। इलेक्शन के समय एक विशेष प्रकार की फौज आती है जो हमारी पुलिस से थोड़ी अलग है, वो सेना नहीं है, वह सेना से अलग होती है। तो उसमें डीएसपी का पद होता है असिस्टेंट कमांडर। असिस्टेंट कमांडर मतलब हमारे जिले का डीएसपी। तो ये वाला जो पोस्ट होता है ये हर साल होता है, और मैं इसे क्यों प्रेफर करता हूं? क्योंकि इस संस्था की सबसे बड़ी खासियत, ये संस्था बनी है 1926 में और 2022 कितने साल हो गए? 96 ईयर। आज तक इस संस्था ने अपना कोई वर्ष ऐसा नहीं रखा जब एग्जाम न ली हो। आप सबसे खतरनाक उदाहरण लीजिए 2020 और 2021, इन दोनों समय में पूरी दुनिया जब कोरोना से काम बंद कर रही थी, लॉकडाउन था, इसने अपनी एग्जाम की डेट डिले की लेकिन एग्जाम ली। वही राज्य स्तरीय परीक्षाएं जो स्टेट लेवल का पीसीएस होता है, मैं उसको सेकेंडरी प्रायोरिटी कहता हूं कि भाई मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। मतलब जब उम्र 32 साल को क्रॉस कर जाए तो फिर जिंदगी में कुछ तो करना है, क्योंकि समाज में रहना है, तो इस विकल्प को चुनिए। पहले 21 साल से लेकर 25 साल तक टारगेट रखिए केवल और केवल यूपीएससी सीएसई या यूपीएससी सीएपीएफ, अगर हाइट है तो। अब जिन लोगों को चश्मा लग चुका है उससे घबराइए नहीं। चश्मा लगने के बावजूद भी आपको डॉक्टर एक कार्ड देता है, उस कार्ड में देखना अगर 6/6 का विजन लिखा है तो आप एलिजिबल हैं। 6/6 का विजन चाहिए। चश्मा लगने का मतलब यह नहीं होता है कि अब आप इनएलिजिबल हो गए हैं या आप इस एग्जाम को नहीं दे सकते। तो पहले तो सभी को यह क्लैरिटी आ चुकी है। हम किस एग्जाम के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं आज? सीएसई के बारे में। हम सीएसई 2024, 25 और 26, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, यूपीएससी का एक साल पहले का कैलेंडर आ जाता है। इस साल एग्जाम कब हुई? 5 जून। अगले साल कब है? 28 मई में। अगले साल अगर मैं कहूं तो ये मान के चलिएगा कि 2024 में जो एग्जाम आएगा वह भी 28 मई को या 7 दिन पहले 21 मई को। उसका कारण ये है, स्टैंडर्ड है मई के महीने का दूसरा या तीसरा वीक यूपीएससी का प्री होता था। बस ये 2 साल कोरोना वाले छोड़ दीजिए, अन्यथा आप देखेंगे कि यूपीएससी ने अगर बदलाव कुछ नहीं किया है तो मई के महीनों में पहला एग्जाम होता है। उसके 90 से 100 दिनों के बाद दूसरा एग्जाम होगा, उसे हम कहते हैं मेंस का एग्जाम।
इसमें हमें लिखने पर ज्यादा ध्यान देना होता है और फिर उससे लगभग 120 दिनों के बाद फाइनल लेवल पर आते हैं इंटरव्यू पर। जो कम उम्र के बच्चे हैं, खास करके जो यूट्यूब पर क्लास देखते हैं ना, वो इन दोनों के बारे में मुझसे ज्यादा नहीं पूछते। वो पूछते हैं कि सर पहले तो ये बताइए इंटरव्यू कैसे होगा। तो देखो, पहली बार जब आप सुनोगे तो ऐसा लगेगा कि सच में कैसा इंटरव्यू होता होगा, लेकिन मेरे हिसाब से वो टेंशन का पॉइंट है ही नहीं। 30 मिनट का सामना होने वाला है उनके साथ। मिनिमम मार्क्स वो 60 देंगे, उन पर दबाव होता है 275 में से। कितने अधिकतम आएंगे तो 210 तक नंबर आए हैं, ये मैक्सिमम होता है। ये कैसे अधिकतम और न्यूनतम आएंगे वो आपके कम्युनिकेशन स्किल पर डिपेंड करेगा। तो क्या आज हमें उसे जानना चाहिए? नहीं, बकवास है ये। आज जब बातें इस पर करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, बहुत यूनिक लगेगा, लेकिन रियलिटी यही है कि आपका टारगेट है पहले 2 एग्जाम। अब जरा समझने की कोशिश करते हैं कि हमें 2024 और 25 में अगर इस एग्जाम को देना है तो किस तरीके की बातचीत होनी चाहिए। लेकिन उससे पहले यूपीएससी पीएससी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। देखो, ये एग्जाम कठिन क्यों है? जैसे कई स्टूडेंट पूछते हैं कि दुनिया की दूसरी कठिन एग्जाम, दुनिया की पहली जो कठिन एग्जाम है वो भले ही हम कहते हैं, लेकिन वो किसी काम की एग्जाम नहीं है। मतलब मैं बता दूं, दुनिया की जो पहली एग्जाम है सबसे कठिन, मुझे उसका नाम नहीं पता, डिप्लोमा होता है वो एक तरीके का, गांव का वो ऐसा कोई डिप्लोमा है। उसमें क्या होता है ना, व्यक्ति इतना ज्यादा एक्सपर्ट बन जाता है एल्कोहल का, कितना एक्सपर्ट कि अगर वो एल्कोहल का एक घुट पी ले तो उस एल्कोहल के बारे में 3 बातें इमीडिएट बता देगा। बनी किससे है, कितनी पुरानी है, और उसमें एल्कोहल की मात्रा कितनी है। आप इमेजिन करिए कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसने एल्कोहल लिया और इमीडिएट, और तीनों चीजें ऐसी नहीं कि लगभग 2 साल, नहीं, वो एग्जैक्ट महीना बता देगा आपको कि इस तारीख की ना सही लेकिन इस महीने की बनी है। तो अब आप सोचिए कि उसके कई लेवल होते हैं। कई बार 5 साल लग जाते, किसी को 7 साल लग जाते। माना जाता है कि इस दुनिया में आज तक ऐसे केवल 250 या 300 एक्सपर्ट बन पाए हैं, इसलिए उसको दुनिया की सबसे कठिन एग्जाम मानते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से वो कोई एग्जाम थोड़ी हुई भाई। एग्जाम किसे कहते हैं? जहां पर कई सारे लोग हर साल कंपटीशन कर रहे हैं। उसमें जो बंदा आ रहा है वो कंपटीशन करिएगा ही नहीं, क्योंकि उसमें लोग आते ही नहीं है। कारण नहीं आते हैं क्योंकि कौन आएगा जो इतना रिसर्च करना चाहेगा। तो रियल में दुनिया की अगर कठिन एग्जाम है तो यूपीएससी। अब सवाल ये है कि दुनिया की ये कठिन एग्जाम क्यों है। मैं आपको बता दूं कि इसमें 5 लोग इस परीक्षा को कठिन बनाते हैं। पहले कौन से लोग हैं जो इस परीक्षा को कठिन बना रहे हैं? हर साल यूपीएससी में 800 बच्चों का मिनिमम चयन होता है। इन 800 में से 100 180 बच्चे आईएएस, या 150 सीटें जनरली आईएएस की होती हैं, तो 150 बच्चे आईएएस बन जाते हैं। 30-40 बच्चे आईएफएस बन जाते हैं। मतलब मोटे तौर पर मैं अगर आपसे कहूं तो लगभग 200 बच्चे छोड़ दीजिए, और 100 बच्चों की उम्र हो जाती है तो 300 बच्चे छोड़ दीजिए। 500 सेलेक्टेड बच्चे इस एग्जाम को फिर देंगे। जैसे आपने सुना होगा हिंदी मीडियम में रवि कुमार सिहाग 357 रैंक आई, फिर 317वीं रैंक आई, फिर प्रीलिम्स ही नहीं हुआ, फिर अब 18वीं रैंक आई। तो अब आप सोचिए कि कंपटीशन खराब क्यों है। ये लोग अगर चयनित होकर चुप बैठ जाते तो 500 नए लोग होते ना इसमें। तो ये एग्जाम कठिन क्यों है? क्योंकि इसमें 500 कौन से बच्चे बैठे हैं? सेलेक्टेड। पर मैं यहां एक और पॉइंट कहूंगा, ये तो इस साल के 500 बच्चे हैं। पिछले 2-3 सालों में ऐसा कोई नहीं होगा 500 बच्चों में, और जो पिछले से पिछले साल निकला था पर पिछली बार पीटी नहीं निकला होगा उसका। मतलब 500 बच्चे और हैं जो ऑलरेडी यूपीएससी में कभी ना कभी सेलेक्ट हुए हैं। 1000 बच्चे ये हो गए। हमने कहा चलो भाई इनको झेल लेंगे, यूपीएससी तो निकाली है ना। पर दुख किस बात का है कि लगभग 2000 बच्चे पूरे भारत के ऐसे हैं
जो या तो डीएसपी हैं, या तो एसडीएम हैं, या स्टेट पीसीएस के किसी भी पद पर बैठे हैं, ये भी कंपटीशन में है आपके। 2000 बच्चे जो ऑलरेडी अच्छी नौकरी कर रहे हैं, हम कहेंगे यार अब हो गया, हमें भी मौका दो, पर वो अभी भी यूपीएससी में बैठे हैं, क्योंकि अब उन्हें डीएसपी से एसपी बनना है कम टाइम में। डीएसपी से एसपी बनने में लगभग 18 साल की सर्विस लगती है, और यूपीएससी एक परीक्षा निकाल दीजिए, 3 साल के भीतर आपको पद मिल जाता है एडिशनल एसपी, 5वें साल आपको अपना जिला मिल जाता है। तकलीफ होती है बड़ी। जैसे आज आपको हल्का पुल्का लग रहा है, पर मान लो खुदा ना खास्ता आप में से कोई जब स्टेट पीसीएस निकालकर अधिकारी बनेगा, तो 12 साल की सर्विस करने के बाद तुम्हारी उम्र हो गई मान लो 42 साल की, 40 साल की पकड़ लो। पता चलेगा कि आपका नया अधिकारी आया है, 23 साल का लड़का, और वो आपका सीनियर है। तब अंदर से जो कुंठाएं पैदा होती हैं, कुंठाओं का मतलब अंदर से ऐसा लगता है कि यार बस एक परीक्षा ही निकाल दी, हमारा सीनियर बना दिया। क्योंकि रियल में अनुभव किसके पास है? आपके पास है। आप रियल 12 सालों से जान रहे हैं कि क्या हो रहा है, पर वो अभी कुछ नहीं जानता, पर वो 4 बातें आपको सुनाएगा भी और 4 बातों का आदेश भी देगा, तो तब बुरा लगता है। तो कहने का अभिप्राय यह है कि जो प्रमोशन स्टेट वालों को बहुत लंबे टाइम के बाद मिलेगा, वो प्रमोशन यहां केवल 2 सालों के बाद, 3 सालों के बाद मिल जाता है। इसलिए पूरे साल में अगर पूरे भारत के सभी राज्यों को जोड़े तो लगभग 2000 बच्चे कौन से बैठते हैं? जो सिलेक्टेड है कहीं ना कहीं। चलो मान लेते ये भी कंपटीशन झेल लेते, लेकिन तीसरी कैटेगरी के बच्चे इस परीक्षा को और भयानक कर देते हैं, जो संख्या में लगभग 10,000 से ज्यादा हैं, जिन्होंने यूपीएससी का इंटरव्यू या मेंस कभी ना कभी तो दिया है। इस बार सेलेक्ट नहीं हुए हैं, 10,000 से ज्यादा बच्चे हैं ये, 10,000 से। ये वो बच्चे हैं जो जानते हैं, इनका रिवीजन भी है, इनको सब आता है। इनको पूछ लीजिए कि भारत में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री क्या है, कैसे संबंध है, बोल सकते हैं 2-2 घंटे। कितनी आबादी है इनकी? चौथी कैटेगरी में, चलो इनसे तो मुक्ति ले ही लेते, पर चौथी कैटेगरी में भारत के टॉप मेडिकल, टॉप इंजीनियरिंग, टॉप यूनिवर्सिटीज और टॉप कॉलेजों के लगभग 12,000 बच्चे हैं। भाई दिल्ली यूनिवर्सिटी के बच्चे चुप थोड़ी बैठने वाले हैं, जेएनयू के बच्चे हैं, एम्स के हैं। डॉक्टरी की इतनी बड़ी डिग्री मिल गई, कोई जरूरत थी रोमन सैनिक को डॉक्टरी करने के बाद आईएएस में 18वीं रैंक हासिल करके कोचिंग क्लास खोलने की? तो आप देख रहे हैं मेडिकल के बच्चे, आईआईटी, भारत के जितने आईआईटी हैं, भारत के जितनी यूनिवर्सिटी में जेएनयू जैसी यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, जिनको काफी ज्यादा बेटर स्कॉलर माना जाता है, टॉप कॉलेजेस है भारत में, बेंगलुरु का है जो इंडियन साइंस का माना जाता है, लॉ का है, चंडीगढ़ का पीजीए है, भारत के कई सारी जगह पर टॉप कॉलेजेस बैठे हैं। इनकी भीड़ कितनी है? 12,000। और अब आखिरी आंकड़ा जो इस एग्जाम की सबसे बड़ी भीड़ है, वो है मुखर्जी नगर और राजेंद्र नगर में बैठे हुए सन्यासी। ये भी अपने जीवन के सारे आनंदों को त्याग कर 2-2, 3-3 साल की क्लास करने के लिए आज उपस्थित हुए हैं। इनकी तादाद नहीं कुछ तो मिनिमम 25,000 के आसपास है। मान के चलते इन 25,000 में 5,000 तो ढंग के होंगे। अब जरा जोड़ करिए कि ये लोग कितने हुए? 1,000, 2,000, 10,000, 12,000 और 25,000, तो लगभग, अच्छा डाटा निकाल लिया मैंने, कितने लोग हैं ये? अब समझिएगा खेल कहां बिगड़ता है। 25,000 लोग
इस एग्जाम में तैयारी कर रहे हैं। 50,000 लोग, सॉरी। ये वो सीरियस लोग हैं जिनका मतलब दिन रात क्या है, पढ़ने का ही काम है, उनको कोई दूसरा काम आता ही नहीं, उनको सुबह से लेकर शाम तक केवल पढ़ाई करा दीजिए। अब दुख कहां पर है? दुख है कि मान लो यूपीएससी ने 1,000 सीटें निकाली। कितनी सीटें निकाली हैं? तो पहली परीक्षा का नियम है हमेशा कि पहली परीक्षा में जितनी सीटें हैं उसका 15 गुना सिलेक्शन किया जाएगा। 15 गुना मतलब, और भयानक कॉम्पिटिटर कितने बताए मैंने आपको? अब ध्यान से सुनना। अब आप कहेंगे नहीं सर मैंने तो अखबारों में पढ़ा है कि 8 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा। बिल्कुल सही है, फॉर्म भर देने से तैयारी थोड़ी हो जाती है। भारत में कितने ऐसे लोग हैं जो केवल ये सोचते हैं चलो यार देकर देखते हैं, उनको ऐसा लगता है, अंदर से फील आता है हो गया तो, पर वो जानते नहीं कि इस जैसी फीलिंग रखने वाले ऑलरेडी 8 लाख लोग बच्चे हैं। भरने वाले फॉर्म 8 लाख हैं, एग्जाम देने वाले 5 लाख है, क्योंकि कई लोग फॉर्म भर देते हैं, लड़कियों को फीस नहीं लगती, SC ST को फीस नहीं लगती, जनरल और ओबीसी वालों को 100 रुपए लगते हैं। तो आधे लोग कहते हैं 100 की तो बात है, भारत के लिए इतना तो मैं कर ही सकता हूं, तो 8 लाख दे देते हैं। अब उसमें से 5 लाख, कुछ के घर वाले कहते हैं एग्जाम भरा है, मैंने सुना है मोहल्ले में कई बार कि पेरेंट्स कहते हैं तुमने यूपीएससी का फॉर्म भरा है ना, देकर आओ, हो गया तो। मैं जानता हूं आप बहुत इंटेलिजेंट हो, कक्षा 12वीं में तुम्हारे 80% आए थे, क्योंकि पेरेंट्स को लगता है कि यूपीएससी क्या है, एक साधारण सी परीक्षा है, देने में क्या अर्ज है, लाल लाली वे चलो इसी बहाने थोड़ा घूम भी लेंगे। तो 5 लाख लोग एग्जाम देने जाएंगे, जिसमें से 1 लाख बच्चे यूट्यूबर्स भी तो हैं। वो कहां हैं? वो भी तो 1 लाख यूट्यूबर्स है, हल्का पुल्का ना सही, कुछ लोग अच्छे भी पढ़ने वाले देख लिए मैंने। तो 1 लाख और 50,000 का हिसाब मैंने आपको पिछले स्लाइड पर दिखा दिया। तो रियल में कंपटीशन कितने लोगों के बीच में है? 1.5 लाख लोगों के बीच। और ये 1.5 लाख में 50,000 बच्चे ऐसे हैं जो रियल में बहुत सीरियस है। तकलीफ यहां है कि उन 50,000 का भी चयन नहीं ले रही यूपीएससी, केवल कितने लोगों का चयन होगा? 15,000। प्री में, पहली परीक्षा में हमेशा 15 गुना का नियम है। अगर आप कभी नोटिफिकेशन प्रॉपर पढ़ोगे तो उसमें लिखा होता है 12 से 15 गुना, पर यूपीएससी ने कभी 15 से नीचे नहीं लिया, क्योंकि एक बार ले लिया था, वापिस रिजल्ट देने पड़े थे 3,000, क्योंकि लोगों ने विरोध कर दिया था। तो 15 गुना रिजल्ट लिया जाता है। अब ये जो 15,000 बच्चे हैं, क्या इनका सफर खत्म हो गया? अभी इनको देना है दूसरा एग्जाम जिसका नाम है मेंस। इनमें से 3 गुना बच्चे, 3 गुना मतलब जितनी सीटें हैं, सीटें कितनी थी? 3 गुना बच्चे किसके लिए क्वालिफाइड होंगे? अब इंटरव्यू के। हर एक सीट के लिए इंटरव्यू में कितने कैंडिडेट मिल रहे उन लोगों को? मतलब 3 में से कितने पास होंगे? 1, और 2 को क्या कहेंगे? घर जाओ, तुम्हारी हमें कोई आवश्यकता नहीं है। अब ये 1000 जब निकलेंगे और फाइनल होगा तो इन लोगों ने चुप बैठ जाना चाहिए था, पर मैंने कहा आपसे कि ये फाइनल लिस्ट वाले भी लगभग 500 बच्चे क्या करेंगे? इस पूरी प्रक्रिया में वापस शामिल होंगे। तो यूपीएससी इतनी कठिन परीक्षा इसलिए नहीं है कि सीटें कम है, बट रियल में इसलिए कठिन है क्योंकि इसके जो कॉम्पिटिटर हैं वे ज्यादा खतरनाक है। अब जैसे कई सारे बच्चे क्या कहते हैं कि सर मेडिकल वाले बच्चे को क्यों आना चाहिए, क्या जरूरत है मेडिकल वाला, मतलब एक इंजीनियरिंग की सीट चली गई। ये मैं जानता हूं कि अंदर का दुख बोल रहा है। भाई भारत में डेमोक्रेसी है, और डेमोक्रेसी होने का मतलब क्या है? उसको आजादी है कि वह अपना करियर कहां बना, उसकी योग्यता है कि वो कलेक्टर बनने से पहले डॉक्टर बनना चाहता है। कई लोग ऐसे जो डॉक्टरी करने के बाद LLB कर रहे, तो क्या कहोगे? पागल हो तुम, या तो डॉक्टरी कर लो या
भाई थ्री इडियट का डायलॉग ये थोड़ी फेमस हो गया कि उन्होंने कह दिया कि पहले आईआईएम किया, आईआईटी किया, फिर आईआईएम किया और फिर बैंक में नौकरी की। बैंक में ही नौकरी करनी थी तो आईआईटी आईआईएम क्यों किया? भाई उसका मूड है, उसके अंदर की योग्यताएं क्षमताएं हैं। तुम ये सवाल खड़ा कर से कर सकते हो, तुम्हारे अंदर ताकत है, तुम भी करके दिखाओ। पर आमिर खान ने ये कह दिया तो इसका मतलब ये थोड़ी कि सीट बर्बाद हो गई। हो सकता है वो व्यक्ति इतना काबिल और योग्य हो जाए कि वही व्यक्ति आने वाले समय में आरबीआई जैसी पॉलिसी बनाए। तो आप उस पर सवाल कैसे खड़ा कर सकते हो? ये तुम्हारे अंदर की कुंठाएं है। और अब उसमें थ्री इडियट में उसको एक विलन के रूप में दिखाया तो लोगों को लगने लगा अच्छा, अब वही अगर एक हीरो दिख जाता और आने वाले टाइम में वो टॉप बैंकर बन जाता तो आप कहते अच्छा पहले आईआईटी करना चाहिए, फिर आईआईएम करना चाहिए और फिर बैंक जैसी संस्थान में बड़ा पद हासिल करना चाहिए। तब आपको पॉजिटिव लगता। क्यों? क्योंकि वो आपके अनुरूप होता, क्योंकि वो हीरो की भूमिका में, मतलब हीरो किसी की हड्डियां तोड़े तो वो अच्छा है, और विलन आईआईटी आईआईएम निकाल दे तब भी अंदर से आवाज बुरी आती है। यह कहलाता है मूवी का आप लोगों पर पड़ने वाला प्रभाव। तो इसलिए इस एग्जाम को देने वाले लोगों की लिस्ट ऐसी है, और इसलिए यह दुनिया की सबसे कठिन एग्जाम है। दूसरा मैं नहीं कहूंगा, इसलिए कहूंगा नहीं क्योंकि वो भी कोई एग्जाम नहीं है। एग्जाम तो ये है। तो क्या पहले आपको अंदाजा लग गया? अब सवाल ये कि सर इतना तो डरा दिया है, फिर हम लोगों का होगा कि नहीं कि कल क्लास बंद कर दे और घर वालों को बोले कि चलिए अब हम जाते हैं? तो मैंने कहा नहीं, आपकी शामिल होने की सूची भी है, और वो कितनी है? 25,000। भीड़ तो आपकी ही है। पॉसिबिलिटी अब आपकी क्यों बनती है मैं बता दे रहा हूं। देखो, जब आप पहली बार एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मतलब पहला प्रयास, पहले प्रयास में ऐसी कौन सी बात है जो आप कहेंगे कि सर ये किसी और में नहीं है जो मेरे में है? ये उत्साह। ये जो उत्साह होता है ना फर्स्ट अटेम्प्ट में, ये सबसे खतरनाक होता है। कई बार उत्साह में ही लोग विजयी हो जाते। इतिहास गवाह है कि कई युद्धों में केवल उत्साह ही था जिसने उस युद्ध का निर्णय पलट दिया। आपके अंदर एनर्जी है। जब आज से 5 साल के बाद मान लो कि हमारी मुलाकात हुई और आपके 2 अटेम्प्ट हो जाए और फिर मैं आपसे कहूंगा कि देखो अब तो तुम्हें सब पता है, अब पूरी ताकत लगाओ, आप कहोगे सर अब नहीं होता है। पॉलिटी पढ़ने बैठता हूं तो अंदर से आवाज आती है लक्ष्मीकांत को मैं 4 बातें बता दूं। अंदर से आवाज आती है एनसीईआरटी पढ़ने के लिए तो कभी मन ही नहीं हो रहा है, पहले तो एक बार पढ़ लिया था लेकिन अब तो अच्छा भी नहीं लगता है। क्लास में बैठे नहीं जाएगा आप लोगों से। क्यों? जैसी मास्टर पहली बार अब ये चीज समझाने की कोशिश कर रहा तो आज अच्छा लग रहा है, 3 साल के बाद बैठने जाओगे तो कहोगे सर आप तो वही कहानी बोल रहे हैं, पहले भी तो यही बताया था हमें। तो ये सारे बदलाव समय के साथ आएंगे। तो समय के साथ आपका उत्साह कम होगा, एक्सपीरियंस बढ़ेगा, समय के साथ आपके अंदर हो सकता है मैच्योरिटी बढ़ेगी। लेकिन याद रखिएगा सिलेक्शन के लिए सबसे ज्यादा मददगार होता है आपका एंथुसियाज्म। एंथुसियाज्म मतलब उत्साह। जितना ज्यादा उत्साह होगा उतना ही आप बेहतर काम करेंगे। तो अब आपके पास केवल यही चीज है, उसको कन्वर्ट करेंगे हम लोग नॉलेज में, मैच्योरिटी में। अब आते हैं यूपीएससी का एक बेसिक आइडिया लग चुका है सभी को। पैटर्न तो पता है ना कि पहले एग्जाम कैसे होगी, या वो शॉर्ट में बता दूं? क्लियर है? निर्णय लिया करिए अब कि सर बताइए। हाँ, मतलब अब इसलिए निर्णय लेना शुरू करिए। देखो मैं एक चीज बता दूं, मतलब कई सारे विद्यार्थी मुझसे कहते हैं सर आईएएस के गुण कैसे आएंगे, तो मैं पहले दिन कह देता हूं कपड़ा कौन सा खरीदोगे, कॉपी कौन सी खरीदोगे, इसके निर्णय तुम्हें आज से क्या करने हैं, अपनी मर्जी से लेने। तुम्हें कॉपी अच्छी लग रही ना, अपनी मर्जी से निर्णय लो। छोटे छोटे निर्णय आज से लोगे, कल जाकर डिस्ट्रिक्ट में निर्णय ले पाओगे। जिस बच्चे ने जिंदगी में माता को बगैर पूछे कपड़ा ना खरीदा हो, मतलब ऐसा बुरा नहीं कि माता और पुत्र का रिलेशन खराब है, उस व्यक्ति को डीएम की कुर्सी पर बिठा दिया, आपको लगता है कि वो एक ऐसा डीएम बन जाएगा जो निर्णय लेने में हिम्मत जुटा पाएगा? मुश्किल होता है बहुत।
स्वयं के निर्णय। तो आदत डालिएगा, जब भी आपको कोई चीज अब यहां से करनी है तो अपने निर्णय लेने की आदत डालनी। मैं संक्षिप्त में बता दे रहा हूं। इस एग्जाम में हम अगर बातचीत करें तो 3 स्टेप्स हैं। पहली स्टेप को हम नाम देते हैं प्रीलिम्स का। इसमें आपके 2 पेपर होते हैं। पहले पेपर को नाम देते हैं जीएस पेपर 1, क्या नाम दिया है, और दूसरे का नाम है जीएस पेपर 2, जिसे हम लोग कोचिंग वालों ने ज्यादा इसकी मार्केटिंग कर डाली है, हम उसे नाम देते हैं सी सेट। पेपर 1 2011 से बदलाव आया। जब मैंने यूपीएससी दिया था तब हमारे जमाने में पेपर 1 में 150 मार्क्स आते थे, 150 क्वेश्चन आते थे, 120 क्वेश्चन आते थे 150 मार्क्स के। दूसरा ऑप्शनल का पेपर होता था हमारा, ये खत्म किया 2011 में, ये खत्म किया 2011 में, और उसकी जगह पर एक नई चीज यूपीएससी लेकर आई। 2011 में यूपीएससी ने क्या बदमाशी की, तो यूपीएससी ने 2011 से 100 क्वेश्चन और 200 मार्क्स का एक नया पैटर्न बना दिया। इधर 2011 से लेकर 2014 तक 4 वर्षों तक सीसेट भी ऐसा ही था, 80 क्वेश्चन और 200 मार्क्स। समझ लीजिए, पेपर 1 में पूरा जनरल स्टडी का मटेरियल आता था। पॉलिटी पूछा जाता था, ज्योग्राफी पूछा जाता था, इकोनॉमिक्स पूछा जाता था, साइंस, जनरल साइंस पूछा जाता था, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पूछा जाता था, इकोलॉजी इन्वायरमेंट पूछा जाता था, हिस्ट्री पूछा जाता था, और करंट अफेयर पूछा जाता था। तो ये 100 क्वेश्चन बनाए जाते थे, 200 मार्क्स के, 80 क्वेश्चन 200 मार्क्स के। तो टोटल कितने मार्क्स का प्रीलिम्स होता था, 400। कट ऑफ कितना जाता था, पहली बार कट ऑफ गया था 198, हाईएस्ट कट ऑफ गया था 242। ये कब की बात है, 2014 तक। 2014 में चुनाव थे, चुनाव जीत कर आई थी बीजेपी सरकार, और उनके पास शिकायत पहुंची थी कि 2011 से 2014 में हिंदी माध्यम के विद्यार्थी चयनित नहीं हो पा रहे हैं। उसका रीजन क्या कहा गया कि सीसेट का जो पेपर है उसमें बच्चे पास नहीं हो पा रहे हैं। तो आनन फानन में 2015 के आखिरी स्टेप में निर्णय लिया गया, 2015 के आखिरी स्टेप में, कि अब सीसेट, कब निर्णय आया था, अप्रैल के महीने में, मतलब 2 महीने बचे थे बस। सीसेट क्या है, क्वालिफाइंग है। क्वालिफाइंग का मतलब होता है कि 200 में से 66 मार्क्स आपको लाने हैं। अगर आपके नंबर 180 भी आ जाते हैं तो हमारे किसी काम के नहीं, बस हम कहेंगे कि हाँ आपने मिनिमम शर्त पूरी कर ली। अगर आप 66.01 भी लाते हैं तो हम कहेंगे कि आपने शर्त पूरी कर ली। पिछले साल मैंने कई बच्चों की आंसर मार्कशीट देखी, 65.48, 65.48। बच्चा कितने से फेल हुआ, आधे नंबर से, नहीं 32 नहीं, 0.52, आधे नंबर से बेचारा फेल हुआ। और उसके जीएस में नंबर कितने हैं, 110 नंबर हैं। तो हम कहेंगे कि भाई ये खतरनाक किया। तो यूपीएससी ने 2015 से एक नया निर्णय ले लिया, और 2015 से अब हमारा पैटर्न क्या बना हुआ है, तो 2 पेपर होंगे, पेपर 1 जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2। पेपर 2 का नाम सी सेट। इसमें आता है मैथ्स, इसमें आता है रीजनिंग, इसमें आता है कॉम्प्रिहेंशन, इसमें आता है डीआईडीएस, और तय किया जाता है कि आपके नंबर कितने आने चाहिए 200 में से। अगर 66 नहीं आए तो आप डिक्लेयर कर दिए जाओगे फेल। ऐसा मत सोचना कि सर 65.48 तो उन्होंने पास कर देना चाहिए, क्योंकि वो मशीन चेक कर रही है। मनुष्य चेक कर रहा होता तो शायद अंदर से आवाज लगाता कि चलो यार 110 है, कर देते। वो तो मशीन है, मशीन का रिजल्ट आता है और बातें क्लियर हो जाती हैं। डाटा इंटरप्रिटेशन और डाटा सफिशिएंसी, मतलब एक डायग्राम आपके सामने आएगा,
और उस डायग्राम पर कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे कि ये 70 डिग्री का एंगल है, ये 60 डिग्री है, फिर कुछ आंकड़ों के आधार पर प्रश्न बनता है। दूसरा पेपर 1 2015 से मेन पेपर बन गया। मेन का मतलब उसी से क्या आएगा, रिजल्ट आएगा, जिसे कहते हैं स्कोरिंग पेपर, कि इसी से रिजल्ट आएगा। और फाइनली हमारा जो पेपर 1 है उसी के 100 क्वेश्चनों के आधार पर या उसी के 200 मार्क्स के आधार पर कट ऑफ तय होने लगा। तो 2015 से आप देखेंगे कि मिनिमम कट ऑफ इसी साल का है कितना, लगभग 87 मार्क्स के आसपास से लेकर अभी तक का सबसे हाईएस्ट कट ऑफ 112 गया है। मतलब अब आपको पास होने के लिए दो चीजें पूरी करनी है। दूसरे पेपर में आपको कितना पढ़ना है कि आपके कितने नंबर आ जाएं, 66 से ज्यादा या 66, और पेपर 1 में कितने नंबर आ जाएं, औसतन 55 क्वेश्चन का टारगेट पकड़ लीजिए। ये मैक्सिमम कट ऑफ गया है, इससे ज्यादा कट ऑफ जाता भी नहीं है। अब कई मैंने YouTube पर वीडियो देखे, जो SSC वाले बच्चे होते हैं उनको मोटिवेट करने के लिए एक मास्टर आता है और वो कहता है कि SSC से ज्यादा सिंपल तो UPSC है। SSC में बच्चा 70% ला रहा है तब पास हो रहा है, और UPSC में बच्चा कितना परसेंट ला रहा है, 55% और पास हो रहा है। तो इसको कंपेयर ना किया जाए। यहां 50% में हालत खराब हो जाती है। तो इसको सोचा ऐसे ना जाए, अच्छा हम तो ग्रेजुएशन में 70 लाए थे, 12वीं में तो मेरे 92 थे, तो भाई 12वीं के 92 की किताब, उसका सवाल सब तय था। यहां तो जब आंसर देने मास्टर आता है, गूगल करके आता है, फिर भी 100 में से 90 ही सही बता पाता है। 10 की तो खुद बोलता है कि मुझे भी गारंटी। इससे इस बात का अंदाजा लगा दो कि 55% मतलब कोई साधारण 55 क्वेश्चन नहीं है, बहुत भयानक 55 क्वेश्चन है। तो ये है पेपर 1, या जिसे हम कह सकते प्रीलिम्स। तो प्रीलिम्स आपको क्लियर हो गया कि कैसा है, 2 पेपर। और अद्भुत क्या है ना, देखो मैं आपको बताऊं, हमारे समय अच्छा होता था। देखो क्यों, मान लो कि सुबह का पेपर खराब हो गया, जैसे मैंने CSET भी दिया है 2011 में जब एग्जाम पहली बार हुआ था। तो अच्छा क्यों होता है भी, पेपर 1 सुबह का खराब हो गया, मतलब मान लेते हैं कि मेरे 40 ही सवाल GS में सही होने वाले, लेकिन मैं अभी कंपटीशन में खत्म नहीं हुआ हूं, अभी मैं जिंदा हूं, क्योंकि दूसरा पेपर है CSET। अब मैं क्या करूंगा, पूरी ताकत लगा दूंगा। 60 क्वेश्चन सही हो गए तो 60 क्वेश्चन के 150 नंबर, 40 क्वेश्चन के 80 नंबर, 80 और 150 कितने हो गए। तो लड़ाई आखिर तक रहती थी हमारे समय में, आखिरी दम तक हम लड़ते थे। अब आपके साथ कैसा अन्याय हो रहा है, बेचारे ने साल भर बहुत पढ़ा था, इतना मेहनत की थी, सब कुछ पता था, बस एग्जाम हॉल में थोड़ा सरदर्द हो गया और 12-13 क्वेश्चन उसके समझ से बाहर चले गए। पहला ही पेपर खराब हो गया। अब क्या लगता है आपको, जब वो अटेम ही 50 करके आ गया है, अब वो वहीं पर सरेंडर कर देगा। इसलिए मैं कहता हूं कि प्रीलिम्स में ये CSET विसेट सब बंद करें, भले ही GS के कितने पेपर ले ले, 2, और कोई क्वालिफाइंग नहीं, दोनों कैसे होने चाहिए, स्कोरिंग। कारण है कि बच्चा 12 महीने पढ़ रहा है, तो क्या 2 घंटे तय कर लेते हैं कि वो बच्चा बेकार था कि अच्छा था? क्या 2 घंटे की एक परीक्षा बता देती है कि हाँ वो बच्चे ने बिल्कुल मेहनत नहीं की थी? मेरा कहना यह कि एटलीस्ट 2 पेपर प्रीलिम्स में होने ही चाहिए। वो भले ही आप GS के दोनों कर दीजिए, एक में थोड़े बहुत मैथ्स के सवाल डाल दीजिए, रीजनिंग में एक के सवाल डाल दीजिए, मिक्स कर दीजिए, लेकिन उसके मिनिमम कितने पेपर लीजिए, 2। हो सकता है वो पहले पेपर में अच्छा परफॉर्म ना कर पाए, लेकिन वो अच्छा बच्चा था, हो सकता है दूसरे में करेगा। एवरेज ही तो निकालना है ना। देखो 5 पेपर ली के एवरेज लीजिए, मैं कहूंगा कि आपके पास होने के लिए मेहनत बहुत सफिशिएंट है। यहां 2 घंटे का खेल है, यहां मेहनत के साथ साथ एक बहुत बड़ी फैक्टर सफिशिएंट काम करता है, और वो है किस्मत। ये किस्मत इतनी डोमिनेंट UPSC में क्यों हो रही है, ये पैटर्न के कारण। मतलब मुझसे अगर कोई सजेशन मांगे कि UPSC में क्या बदलाव होना चाहिए, तो मैं कहूंगा पहले PT बदलो, और पेपर 1 नहीं पेपर 2 करवाओ।
क्योंकि एक बच्चे को 2 घंटे में कैसे जांच लोगे? केवल 2 घंटे में उसने पहला पेपर मान लो 5-6 क्वेश्चन खराब हो गए किसी भी कारण से, पर क्या उसको मान लिया जाए कि उसकी एग्जाम की उसकी पूरी मेहनत बेकार है? नहीं, उसे एक और मौका दीजिए ना। तो प्रीलिम्स कितने पेपर का होना चाहिए? मिनिमम 2। इसलिए भी कई बच्चे, मेहनती बच्चे नहीं निकल पाते, क्योंकि कई बार हो जाता है कि वो 2 घंटे अच्छे नहीं गुजरे भाई। लेकिन अगर वही 2 पेपर होते, और मैं कहूंगा अगर 3 पेपर कर दे यूपीएससी, भले एक ही दिन में तीनों ले ले 2-2 घंटे करके, तब भी मैं कहूंगा कि मेहनती विद्यार्थी के निकलने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। क्या होगा? एक पेपर खराब होगा, 2 में अच्छा करके आ जाएगा। इसलिए सुधार कहां होना चाहिए? पेपर फर्स्ट, पहली स्टेप में। तो ये है 2015 के बाद का पैटर्न। बस यहां एक छोटी सी बात मैं बता दूं, ये जो 2015 का पैटर्न था, ये जो 2015 के बारे में जानकारी मैंने आपको बताई, तब सीसेट बहुत अच्छा आता था, बहुत अच्छा। उसके सवाल गणित के समझ में भी आते थे। इतना गंदा कर दिया यूपीएससी ने इस समय सी सेट को कि आधे सवाल तो गणित पढ़ाने वाले मास्टर गलत कर रहे हैं कई बार। मैंने जब सी सेट का एक्सप्लेनेशन इस बार दिया था, तो सबसे पहले एक्सप्लेनेशन दिया था, तो जल्दबाजी में मैंने 2-1 सवालों में गलतियां की थी। पर मैंने देखा कि बाकी टीचरों ने मैथ्स के आधे ही सवाल समझाए, आधे सवाल जो उनसे नहीं हो रहे हैं वो क्वेश्चन ही सामने नहीं लाए उन्होंने। जबकि मैं क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 40 गया, फिर 41 से लेकर 80 तक गया। मतलब इस बात को समझिए कि जो मास्टर दिन रात गणित कर रहा है, वो भी 4 सवाल गणित के छोड़ रहा है, क्योंकि गणित का लेवल इस तरीके का भयानक होता जा रहा है। कहने का अभिप्राय यह है कि यह बदमाशी है। बदमाशी कैसे? कोई ना कोई अंदर अभी बैठा है जिसके मन में खुन्नस है, सी सेट तो स्कोरिंग होना चाहिए था। सी सेट का बढ़िया लेवल मेरे हिसाब से 2017 और 18 का पेपर है। ना बहुत ज्यादा सिंपल है, ना बहुत ज्यादा कठिन है, लेकिन 2021 का पेपर सच में खुले तौर पर अन्याय का कुछ पेपर है। जिन लोगों की एमएससी मैथ्स में है वे फेल हुए हैं। क्या कहोगे आप इन बच्चों के बारे में? और क्यों? सीसेट में गणित नहीं कर पाए। उन्हें लगता था कि वो गणित कर लेंगे, लेकिन नहीं हो पाया। तो क्या इस बच्चे को डिक्लेयर कर दे कि इसकी एमएससी 0 है, कक्षा 10वीं में फिर बिठाया जाए इसको? ये तय हो गया ना कि अगर एमएससी वाला व्यक्ति फेल हो रहा है, तो इसका मतलब कि आपकी यूनिवर्सिटी पर सवाल खड़ा कर दीजिए कि आपके बच्चे को एमएससी डिग्री देकर 10वीं के सवाल हल नहीं करा पा रहा है। तो रियलिटी में गणित का या सी सेट का लेवल वर्तमान में बहुत कठिन हुआ है, और साल दर साल लेवल इंक्रीज हो रहा है। तो हमें इस पर पूरा बारीकी से स्टडी करना है, और बिल्कुल 4 महीने क्यों ना लगे, 3 महीने क्यों ना लगे, आपके पास टाइम है, प्रॉपर तरीके से सी सेट कवर करेंगे। अब आते हैं मुद्दे पर, मेंस वाले पर। अब आते हैं दूसरे लेवल पर। दूसरे लेवल में 7+2 कुल कितने पेपर होने वाले हैं? 9। देखो 9 पेपर इतना तकलीफदायक नहीं है, पर ये बदमाश कितने दिन में एग्जाम कर देता है, इसका मतलब समझे। एक दिन में 2 पेपर। याद करो अपने ग्रेजुएशन के एग्जाम या 12वीं के एग्जाम। आज फिजिक्स का पेपर, 2 दिन की छुट्टी, फिर मैथ्स का पेपर, फिर 5 दिन की छुट्टी, फिर केमिस्ट्री का पेपर। वो भी एक जिंदगी है, ये मेंटोस जिंदगी है। सुबह बच्चा जाता है 8 से 11, पेपर 1 लिख रहा है, 2 घंटे का ब्रेक, 3 घंटे का ब्रेक, और 2 से 5 पेपर 2 लिखकर आ रहा है। तो इसको कहेंगे कि यह तो घोर अन्याय है। कितने घंटे लिखना है तुम्हें? 6 घंटे। यह भी एक जिंदगी का अलग तजुर्बा आएगा। जैसे मैं आपको बताऊं, जिस दिन मैंने पहली बार मेंस लिखा, मतलब यकीन मानिए, हमारा मेंस था 1 अक्टूबर से 3 अक्टूबर, 3 दिन की एग्जाम थी हमारी तो केवल, क्योंकि उस जमाने में ऑप्शनल हुआ करते थे। तो जीएस के 2 पेपर होते थे और 2 ऑप्शनल होते थे। तो जीएस का पेपर मैं आपको बताता हूं कि क्या हुआ हमारे साथ। 5 तारीख को दिवाली थी, और इन बदमाशों ने, मतलब हमारा तो 3 को ही मुक्ति हो गई थी, 5 की छुट्टी थी बस, और 4 को भी मेंस था और 6 को भी मेंस था। मतलब दिवाली वाली कुछ नहीं होता इनके लिए, एग्जाम है तो है। सोचो एग्जाम की शुरुआत हुई हमारी
30 सितंबर को पहला कौन सा पेपर लिया हमसे? पहले ले लिया हिंदी इंग्लिश, 2 पेपर हो गए। फिर एक निबंध का पेपर और एक जीएस का पेपर ले लिया था। अब अगले दिन जीएस का पेपर जब कंप्लीट हुआ तो कोई गैप नहीं था, अगले ही दिन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का हमारा पेपर था। अब सोचो, आप 2 दिन से कंटिन्यूअसली 6-6 घंटे लिख रहे हो और अगले ही दिन ऑप्शनल। अब ऑप्शनल मतलब पीजी तक का जितना ज्ञान किसी व्यक्ति के पास पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पबेड नाम के विषय का होगा, हमें रात में 7 बजे लौटे घर पर और अगले दिन कितने बजे जाना है सेंटर पर? तो हम ज्यादा से ज्यादा 7 बजे निकल जाएंगे, 1 घंटा सेंटर पहुंचने में लगेगा ही। कितने घंटे होते एक व्यक्ति के पास जब घर लौटता था? तो 12 घंटे। मुझे बताओ, घर लौटने के बाद खाना खाओगे कि नहीं? दिन भर से भूखे हो, क्योंकि ज्यादा खाएंगे तो नींद आएगी। मतलब आपको हंसी लगेगी, यहां तक कि एग्जाम में मतलब कोई प्रॉब्लम ना आए कि भाई लेटरिंग वेटरिंग ना लगे तो हम दवाई रखते थे, रोको दवाई का नाम होता था। कुछ भी प्रॉब्लम हो, निगल ली, 4 घंटे तक कुछ नहीं होने वाला है शरीर में। मतलब कई बच्चे हमने देखे हैं जो यंग सैनिटरी पैड लगा के जाते हैं, क्योंकि एग्जाम तो लिखना है भाई। अब अगर 10 लग गए तो क्या करेंगे? सचिन तेंदुलकर को 10 लग गए क्रिकेट मैच में तो क्या मैच रोक दिया जाएगा? बस हमारे साथ भी ऐसा ही है। अगर आप यूपीएससी में आ गए और आपको 10 लग गए तो ये नहीं कह सकते कि सर 10 लग गए, पेपर कैसे लिखूंगा, सैनिटरी पैड पहन के जाना है। पर लिखना तो पड़ेगा, क्योंकि इतने साल की मेहनत है। अब सोचो, पबेड लिखकर आए और वापिस शाम को 7 बजे लौटे। दूसरा ज्योग्राफी ऑप्शनल था, आखिरी पेपर। आखिरी कितने? 2 पेपर। मतलब सोचिए, 12 घंटे में मुझे नींद भी लेनी है, उस 12 घंटे में मुझे पूरा विषय रिवाइज भी करना है, उस 12 घंटे में मुझे खाना भी खाना है, उस 12 घंटे में मुझे नहाना भी है। ये जिंदगी के वो 12 घंटे थे जो मैं आज भी घबराता हूं याद करके। भयानक 12 घंटे, जिसमें आपको हर एक, जैसे आधा घंटा 1 घंटा निकल जाता है, अंदर से आ जाती है। अभी तो ज्योग्राफी में वो यूनिट रिवाइज नहीं कर पाया। अब ज्योग्राफी भी कोई भयानक कम बड़ा सब्जेक्ट नहीं है। जियोमार्फोलॉजी, ओशनोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी, और कितने घंटे में रिवाइज करने के लिए कह रहा है? उससे भयानक है मैपिंग। 60 नंबर की मैपिंग आती थी। अब मुझे बताओ, मैपिंग अगर आप नहीं रात में देखकर गए तो कैसे पहचान लोगे कि कौन सा शहर कहां होगा? 10 दिन में लोग भूल जाते हैं जगह को, यहां तो मैपिंग भी करनी है। तो यह अद्भुत सी परीक्षा अगले दिन 3 तारीख को हमारा मुक्ति दिवस, 3 की रात को ही भाग गए हम दिल्ली से, क्योंकि भयानक शोषित समूह थे हम। जिन लोगों का ऑप्शनल अलग होता था, उस समय हम 2-2 ऑप्शनल ऐसे चुनते थे लोग कि भाई जैसे पहला पबेट चुन लिया या ज्योग्राफी चुन लिया, तो ऐसा ऑप्शनल चुनते थे जिसमें 4-5 दिनों के गैप पर अगला ऑप्शनल होगा। पर अब आप लोगों के साथ ऐसा कुछ दुख नहीं होता है। अब आपको ऑप्शनल में केवल कितना चुनना है? 1। तो पहली बात की जो मेंस का एग्जाम होने वाला है वो खतरनाक इसलिए है क्योंकि 9 पेपर कितने दिन में लेने वाली है यूपीएससी? अब समझ लीजिए, पहले पेपर जो पहला आपका हमेशा पेपर लिया जाता है वो एसे और इंग्लिश का होता है। इंग्लिश और एसे का हमारे समय, अब मैंने सुना है इस साल कि पहले केवल एसे का 1 दिन पेपर हुआ, फिर छुट्टी थी। फिर जीएस के 4 पेपर में पेपर 1 और पेपर 2 पहले दिन, फिर जीएस के 4 पेपर में पेपर 1 और पेपर 2, पर अब पेपर 3 और पेपर 4 अब 1-1 दिन का गैप दे रही है यूपीएससी। 2 सालों से तो हो रहा है। और इस बार तो किस्मत ऐसी थी बच्चों की, ऑप्शनल के लिए 6 दिन की छुट्टी मिल गई थी। 6 दिनों का गैप था। तो किस्मत है, मुझे लगता है शायद कोरोना के कारण है, बट अगर ऐसा हुआ तो बहुत बढ़िया फायदा होता है। रिवीजन हो पाता है, चीजों को समझ पाते हो, मेंटली स्ट्रांग रह पाते हो, तो अच्छी चीज है कि आपका लास्ट में फिर ऑप्शनल के 2 पेपर होंगे। ऑप्शनल का पेपर 1, ऑप्शनल का पेपर 2, और 2 पेपर होंगे अगर इंग्लिश शुरुआत में नहीं लिया तो लैंग्वेज के पेपर, इंग्लिश और हिंदी। अब यहां भी थोड़ा खेल समझ लीजिए। ये जो 7+2 लिखा है, सभी 7 पेपर
250 अंकों के होंगे, तो 1750 नंबर हो गए। इन्हीं 1750 को हम कहेंगे स्कोरिंग पेपर। जैसे प्रीलिम्स में स्कोरिंग पेपर कौन था? पेपर 1। और ये जो दो पेपर हैं ये 300 अंक के होते हैं, 300 मार्क्स के होते हैं, मतलब कुल 600 अंकों के पेपर हैं। इन्हें हम कहते हैं क्वालिफाइंग। क्वालिफाइंग जैसे प्रीलिम्स में कौन था? 30 से। अगर आप लोगों के इसमें नंबर मिनिमम नहीं आए, कितने आएंगे मैं बता रहा हूं, तो देखना बदमाशी क्या है यूपीएससी की, ये पेपरों को चेक भी नहीं करेगी। इसका मतलब कि सबसे पहले कौन से पेपर चेक होते हैं आपके? जो लोगों के क्वालिफाइंग में मिनिमम स्कोर नहीं है उनके जीएस की मार्कशीट तो छोड़ दीजिए, यूपीएससी उनके पेपरों को चेक भी नहीं करती। तो जब आप मार्कशीट डाउनलोड करोगे तो दो ही पेपर के मार्क्स दिखाएंगे, इंग्लिश, हिंदी। नीचे लिखा रहेगा यू आर नॉट क्वालिफाइंग द क्वालिफाइंग पेपर, देयरफॉर दिस रिजल्ट ऑफ जीएस 1 to 4 एंड ऑप्शनल नॉट मेंशन। पूरी तरह से यूपीएससी डिक्लेयर कर देती है। तो सबसे पहले क्वालिफाइंग पेपर चेक किए जाते हैं। 300 नंबर के दो पेपर है, 300 नंबर के दो पेपर, कितने नंबर लाने हैं? अब जैसे कि क्या होता है यूट्यूब पर, जब मैंने एक बार बताया था कि पास होना है आपको, तो एक बच्चे ने कहा सर फिर पास होने के लिए 33% होंगे, आप 25 क्यों लिख रहे हैं? तो भाई पास होने के लिए हर एक की अपनी अपनी शर्तें हैं। यूपीएससी की कितनी शर्त है? 25%। मतलब कितने नंबर आने चाहिए आपके? 75 मार्क्स इंग्लिश में और 75 मार्क्स हिंदी के पेपर में आने चाहिए। अगर मान लेना, मैं बता दूं, कोई दया नहीं दिखाते रियल में यूपीएससी वाले, 74 इंग्लिश में आ जाएं और 120 हिंदी में आ जाए, तो तब भी नीचे क्या लिख देंगे? वो जो चेक करने वाला है वो ऐसा नहीं सोचेगा यार एक नंबर की बात है दे देते हैं, ऐसा मत सोचना। उसका पहला कारण, पेपर जो चेक कर रहा है उसको नहीं पता होता है कि ये पेपर कौन सी एग्जाम के है, इसलिए उसको सच में नहीं पता है कि यूपीएससी के पेपर उसके पास आए हैं। उसको पता है सिविल सर्विस के पेपर आए हैं, उसको ऐसा कभी नहीं बताया जाता। उसको इतना पता है कि यूपीएससी के संस्थान के हैं, लेकिन उसे यह नहीं पता है कि ये सिविल सर्विस एग्जाम के, इसलिए वह स्ट्रिक्ट होता है। उसका कारण भी है ना भाई, इतनी बड़ी संस्था आपको बुलाकर कह रही है कि हमारे पेपर जांचो, तो एक क्रेडिबिलिटी बनती है। तो आदमी और भी ईगोइस्टिक होकर, मतलब जैसे मैं आपको बताऊं कि यूपीएससी के इंटरव्यू बोर्ड में आप गए और अभी नए नए रिक्रूटमेंट यूपीएससी में हुए थे, देखना सबसे ज्यादा सवाल वही व्यक्ति पूछेगा आपसे और सबसे कम नंबर भी देगा। क्यों? अंदर से आवाज आती है ना, भी मैं नया हूं, बाकी पुराने लोगों को बता दूं कि हम किसी से कम नहीं है। तो कहने का अभिप्राय यह है कि ऐसी कोई उम्मीद मत रखना कि 74 आ गए तो बेचारा क्या कर देने वाला है, 75 कभी नहीं करता है। तो मोटे तौर पर मैं आपको कहूं कि 75 मार्क्स मिनिमम लाने हैं। अब आप कहेंगे कि सर इसमें नंबर आएंगे कि नहीं, तो मैं आपको इंग्लिश मीडियम के कई मार्कशीट दिखा सकता हूं जिनके नंबर हिंदी में 60 आए हैं, और कई हिंदी माध्यम के विद्यार्थी दिखा सकता हूं जिनके नंबर 30, 40 और 50 भी है। तो मैं आपको एक सिंपल सी बात बता रहा हूं, इसको तैयार जरूर करना, लेकिन कब? पीटी के बाद। और स्पेशली हिंदी वाले, हिंदी मीडियम वाले इंग्लिश को देख लेना, और इंग्लिश मीडियम वाले हिंदी देखकर जाना, क्योंकि दोनों में ही पेपर का लेवल अच्छा होता है। मैं बता दे रहा हूं दोनों पेपरों में क्या बात आती है। इंग्लिश में 4 सवाल पूछे जाते हैं। पहला 100 नंबर का निबंध, कितने शब्दों में लिखना है? 400 वर्ड होते हैं लिखे हुए फिक्स। 400 वर्ड मतलब 2 पन्ने 4 पेज। दूसरा क्वेश्चन होता है 75 मार्क्स का अनसीन पैसेज। बस यही एक चीज है हिंदी माध्यम के लिए जो नंबर उठा लेती है। 10वीं याद है,
कक्षा 10वीं में पैसेज आता था, फिर 5 सवाल आते थे, उसमें लिखा होता था कि अकॉर्डिंग टू विलियम जॉन, क्या ऊपर मेंशन किया गया है। तो 5 प्रश्न 15-15 नंबर के होते हैं। तो पांचों प्रश्न में एक प्रश्न 2 प्रश्न भी अच्छा लिख दिया ना तो 10-10 नंबर आ जाते हैं। मतलब 2 प्रश्न उठा लिए 10-10 20 नंबर के, 3 प्रश्नों को 5-5 2-2 3-3 नंबर में बांट दो, 25 नंबर इसमें आ जाते हैं। यही सबसे ज्यादा स्कोरिंग होता है। कुछ लोग इसमें 30-35 खींच लेते हैं। तीसरा प्रश्न होता है 75 मार्क्स का, जिसको कहते हैं प्रेसी राइटिंग। प्रेसी राइटिंग, आपके सामने एक बड़ा अनसिंग पैसेज लिखा रहेगा और नीचे लिख देगा यूपीएससी 780 वर्ड, ऐसा लिख देता है बकायदा। अनसिंग पैसेज जो प्रश्न आएगा ना उसमें पूरा पैसेज लिखा हुआ रहेगा इंग्लिश में और नीचे लिखा रहेगा कि कितने वर्ड है इसमें। अब वो कहेगा, उसमें खुला लिखा हुआ है कि आपको इसे 1/3 में कन्वर्ट करना है। अगर बहुत छोटा लिख दिया तो नंबर काटे जाएंगे, अगर 1/3 से बड़ा लिख दिया तो भी नंबर काटे जाएंगे। तो 780 का 1/3 कितना हो जाएगा? 2 3 2 6 3 6 18 100। अब क्या 160 शब्द एग्जैक्ट नहीं, हम इसे कहेंगे 150 से लेकर 170 शब्दों में आप लिख सकते हैं। अब आप कहेंगे सर क्या ये शब्द गिनेंगे? जी हां, जो आपको लिखने की आंसर वाली कागज मिलता है ना उसमें शब्द भी लिखे होते हैं। ऐसा मिलता है लिखने वाली चीज, जो प्रेसी राइटिंग वाला पेज होगा वो ऐसा लिखा होता है, ऐसा पेपर होगा प्रेसी राइटिंग का। एक लाइन में लगभग 10 हिस्से होते हैं, 10 फिक्स्ड होते हैं, 10 हिस्से ऐसे, ऐसी ईंटें बनी होती हैं और ऐसा लिखना पड़ता है आपको। तो इसकी सिखाया जाता है बकायदा कि देखो इसमें लिखोगे क्या। जैसे मान लीजिए ए मेन फाइट अगेंस्ट करप्शन, तो बकायदा जैसा सेंटेंस लिख रहे हैं। तो ऐसा मत सोचना कि क्या वो गिनेंगे, क्योंकि वो कागज ही ऐसा है जिसपे आसानी से गिनती हो जाती है। 10 शब्द एक लाइन में है, कितने शब्द हो सकते हैं आपकी? 15 और 18 लाइनें, इससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए। तो इसको खत्म करना पड़ता है। तो हम क्या करते थे, बहुत ज्यादा नहीं मेहनत करनी है, कुछ प्रैक्टिस घर पर 5-6 प्रेसी राइटिंग की करने के बाद एग्जाम हॉल में शुरुआत के कुछ सेंटेंस हमारे बनाते थे जो हमें समझ में आ रहा है शुरुआत के मीनिंग से, आखिरी के बढ़िया सेंटेंस, और बीच में कुछ ऐसे सेंटेंस लेते थे जो उसी में के होंगे लेकिन मॉडिफाइड होकर। जैसे डायरेक्ट स्पीच को बदल दिया इनडायरेक्ट स्पीच में, एक्टिव को बदल दिया पेसिव वॉइस में, इस टाइप से बदलकर लिखा जाता था। घबराना नहीं, बड़े मुश्किल से 10 दिन की प्रैक्टिस में ये हो जाता है। तो कितने नंबर के पेपर के आइडिया हो गया आपको? 150 और 100, 250। और चौथा होता है ग्रामर। इसमें ग्रामर 50 नंबर में 50 सवाल आते हैं। 50 नंबर में कितने सवाल आते हैं? एक सही एक नंबर। यही है हिंदी मीडियम के लिए आखिरी वरदान। इसके बाद अगर हिंदी मीडियम में कोई मदद करता है तो ग्रामर। कैसे भाई? पहले 5 आएंगे आर्टिकल के, ए लगेगा, एन लगेगा कि द लगेगा, तो थोड़ा सा कॉमन सेंस हो जाएगा। 5 में से 4 सही हो गए तो पूरे 4 नंबर। फिर दूसरा सवाल आता है, इसमें 5 2 दिया जाता है कि जैसे मान लीजिए कि कम COME, कैम COME, क्या आएगा? तो तुक्के लगा सकते हैं इसमें भी, अगर समझ में आता है तो बढ़िया, नहीं भी लगा सकते तो मान लो आपने 5 शुरुआत वाले लगा दिए, 2 तो सही होंगे और 2 सही हुए तो 2 नंबर। यहां नंबर नहीं कटते, ऐसा नहीं है कि 1 नंबर का है तो आधा दे दो, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि एक ग्रामर का नंबर 1 मार्क्स का होता है। तो यही एक ऐसी चीज होती है जहां वरदान होता है। फिर 5 समानार्थी शब्द आते हैं, जैसे उसमें लिखा था, हमारे समय आया था एक्ट। एक्ट ट्रांसलेट करना होता है इसको कि एक्ट का मतलब क्या है, हिंदी में ट्रांसलेट करना होता है। कई बार उसका मीनिंग लिखना होता है। एक्ट का अपोजिट भी कई बार हो सकता है कि आपसे पूछा जाए कि एक्ट का अपोजिट क्या होगा।
तो समानार्थी 5 शब्द आते हैं, विरुद्धार्थी 5 शब्द आते हैं, मतलब एंटीनोम सिनोम 5 आ जाते हैं। ये मदद कर देते हैं। पड़ोसी अड़ोसी अगर अच्छे हैं तो मदद मिल जाती है और हो जाता है ये 5। तो ये जो सेगमेंट हैं इसमें कोशिश करिए लगभग 25 से लेकर 30 नंबर लाने की, क्योंकि अगर इसमें 25-30 आ गए तो 75 में अब लड़ाई कितने की बची? 50 की। 25 नंबर इसने दे दिए थे, कितने हो गए? 50। मुझे बताओ निबंध में ये उम्मीद करते हो कि नहीं 100 में से, बहुत बड़ा निबंध नहीं लिखने के लिए कह रहा हूं, 2 पेज भी लिख दिए होंगे तो 20 नंबर की उम्मीद तो कर सकते। 100 में से 20%। और प्रेसी राइटिंग में 10 नंबर की उम्मीद तो करते कि यार कुछ तो ढंग का लिख दिया होगा। 75 नंबर का है ना, 10 नंबर तो आ जाएंगे। 80 नंबर का जुगाड़ इस तरीके से किया जाता है। बट इसके लिए आपको किस जगह सबसे ज्यादा ताकत आजमानी है? क्योंकि यहां फुल नंबर का है, एक तो एक, जितना कहा उतना ही। 5 सेंटेंस एक्टिव वाइज के आएंगे, पेसिव में बदलना है, फिक्स्ड है, 5 आते ही है। 5 नरेशन के है, डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना होता है, ये भी फिक्स्ड है। तो हम क्या करते थे कि भाई हमें अगर पता है पास होना है इंग्लिश में तो मदद कौन करेगा? ग्रामर। ये चीजें तो है 10वीं वाली जैसी रहेगी और 10वीं जैसा ही इसमें परफॉर्मेंस हमारा रहेगा, क्योंकि हम ये उम्मीद हिंदी माध्यम से नहीं कर सकते कि वो अलौकिक निबंध लिखकर दिखा देगा। और वही काम हिंदी में सुन लीजिए। अब हिंदी का पेपर, पहला प्रश्न निबंध, यही 100 नंबर और 400 मार्क्स, 400 शब्द। दूसरा अनसिंग पैसेज, जिसे हम कहेंगे हिंदी में गद्यांश, 85 नंबर का आता है यहां पर। तीसरा क्वेश्चन प्रेसी राइटिंग, जिसे कहते हैं सार लिखना, 50 नंबर का, 50 मार्क्स का। कितने हो गए? चौथा आता है ट्रांसलेशन, 50 नंबर, 25 नंबर के 2 प्रश्न। एक को हिंदी से इंग्लिश लिखना है और एक में इंग्लिश से, जैसे मुझसे आप इंग्लिश कोई भी दे दीजिए, मैं उसका हिंदी आसानी से कर देता हूं। तो मैं हमेशा दूसरा करता था, पहला छोड़ देता था। क्यों? क्योंकि पहले में अंग्रेजी का उतना ग्रामर हमारी पकड़ में नहीं है। तो पर ये मुझे पता है कि इंग्लिश से हिंदी तो मैं कर लूंगा। ये 25 नंबर का आता है, ये 25 नंबर का। और आखिरी के 25 नंबर में फिर से हमारी बागडोर संभाल लेता है 50 नंबर में ग्रामर, व्याकरण, जिसमें कई बार रस पूछे जाते हैं, कई बार आपके नहीं, वो नहीं होता है 5 सेंटेंस दे दियो फिर उस पर लिखिए मुहावरे, 5 मुहावरे, 5 समानार्थी शब्द, 5 विरुद्धार्थी शब्द, तो लोकोक्तियां जैसी चीजें आ जाती है। तो ये होता है हिंदी का पेपर। इंग्लिश में कितने क्वेश्चन आएंगे? 4। और हिंदी के पेपर में कौन सा एक्स्ट्रा क्वेश्चन हिंदी के पेपर में जुड़ रहा है? ट्रांसलेशन, अनुवाद करने वाला। अब मैं एक बात बता दूं, जैसे मान लो आप पंजाब से और आपकी पंजाबी अच्छी है, तो मैं कहूंगा कि आप ये हिंदी ना चुनकर पंजाबी चुन लीजिए। सेम 5 बातें रहेगी। पंजाबी में निबंध लिखना है, पंजाबी में गद्यांश के सवाल लिखने हैं, सारांश लिखना है, और ट्रांसलेशन क्या आएगा? पंजाबी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू, जो लोग गुजरात से हैं वो गुजराती को चुन ले, जो लोग महाराष्ट्र से वो मराठी को चुन सकते, क्योंकि आसान जाता है। वहां इंग्लिश में ऑप्शन नहीं है, लेकिन इस पेपर में आपको अपनी लैंग्वेज बदलने का ऑप्शन मिलता है। तो जो लैंग्वेज आपकी बचपन से सीखी गई है वो ज्यादा मददगार होती है। तो ये है दूसरा स्टेप। यहां मैं बता दूं कि 2 पेपर ऑप्शनल के हो गए 500 नंबर के, 4 पेपर जीएस के हो गए 1000 नंबर के, तो ऑप्शनल, जीएस और 250 नंबर हो गए निबंध के। हमारे जमाने में 200 नंबर का निबंध होता था और एक ही निबंध आता था। आपके जमाने में 125 नंबर के 2 निबंध आते हैं। कितने शब्दों का लिखना है?
कितने शब्दों का लिखना है निबंध? 1000, और 1000 शब्द मतलब 10 पेज। इसको गिनते नहीं कोई, एक अंदाजा लगाया जाता है कि भाई इतने का निबंध लिखा होगा। निबंध में शब्दों की सीमा पर गौर नहीं करना है, वो 1200 भी चले जाए तो कोई बुरा नहीं, बशर्ते उसके अंदर चीजें वैसी होनी चाहिए। तो निबंध कितने लिखने हैं आपको? 2। पहले क्या होता था देखना, पहले कितना अच्छा रहता था। 2015 की बात कर रहा हूं मैं, 2015 से 2019 अच्छा पैटर्न था। निबंध भी बहुत कठिन कर दिया यूपीएससी ने अब। पहले क्या होता था कि 2015 से 2019 इन 5 वर्षों में निबंध के 2 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न कि निम्न में से 5 विषय दिए गए हैं, उनमें से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो उसमें 2 विषय होते थे फिलोसॉफिकल। फिलोसॉफिकल मतलब कैसी बातें हो जाएगी? इशारों में, और उसमें कोई बहुत बड़ा कथन लिखा जाएगा कि गांधी जी के आगमन के बाद भारतीय नेशनल मूवमेंट कुछ ऐसा हुआ कि ना तो वो पूर्ण रूप से गर्म पंथ रहा, ना ही पूर्ण रूप से नरम पंथ। तो इसमें फिलॉसफी है, गांधीयन फिलॉसफी पर बातचीत करेंगे हम लोग। तो फिलॉसॉफिकल निबंध आते थे 2 और 3 ऑप्शन आते थे ऐसे: वर्तमान की पर्यावरणीय चुनौतियां आज ही हल करनी होगी, पर्यावरण लिख सकते हो आप लोग। साइंस टेक्नोलॉजी का कोई एक निबंध आएगा, महिला सशक्तिकरण का एक निबंध आता था। तो बच्चे क्या करते थे? फिलॉसफी वाले को साइड में रख दो, उनको पता है कि 2-3 चीजों पे कभी भी लिख सकते हैं, महिला सशक्तिकरण, पर्यावरण, तैयार है। फिर दूसरा प्रश्न, उसमें क्या करती थी यूपीएससी? 3 ऑप्शन फिलॉसफी के देती थी और 2 ऑप्शन नॉर्मल वाले, जिसमें रूरल डेवलपमेंट डाल देगी, इंटरनेशनल रिलेशन डाल देगी। तो क्या होता था? बच्चे बड़े बदमाश, पहले में भी जो नॉर्मल लिख दिया और दूसरे में भी नॉर्मल लिख दिया। 2020 में यूपीएससी ने निबंध में बदलाव कर दिया, और 2020 में क्या किया यूपीएससी ने? सेगमेंट ए के 5 निबंध पूरे फिलॉसॉफिकल और सेगमेंट बी के 5 निबंध पूरे जनरल। अब इसका मतलब क्या हुआ? अभी तक बच्चा क्या बच रहा था? पहले सेगमेंट में फिलॉसॉफिकल निबंध लिखता ही नहीं था, दूसरे सेगमेंट में फिलॉसॉफिकल निबंध लिखता ही नहीं था। पर अब तो उसकी मजबूरी हो गई। पर इससे भी गंदा काम 2021 में लिया, दोनों ही सेगमेंट में फिलॉसॉफिकल निबंध, कोई जनरल निबंध ही नहीं। उसे कहते हैं ढूंढ सको तो ढूंढ लो। अब कोई विकल्प ही नहीं, अब बच्चे को ध्यान देना ही पड़ेगा गहरी सोच पर। वहां उसे सीखना पड़ेगा कि एक फिलॉसॉफिकल बात को कितना बड़ा और कितना डायमेंशन लिखा जा सकता है। तो ये अभी 21 का परिवर्तन है। अगर ये सस्टेन रहा तो आप 2022 के मेंस को देखने के बाद अपना अंदाजा लगा दीजिएगा कि 24-25 भी अब ऐसे ही रहने वाला है। तो पहले पेपर अच्छा था निबंध का, 5-6 निबंध तैयार करके जाते थे और उसी से चीजें हो जाती थी। बट अब क्या है? आप 100 बातें तैयार करके चले जाओ, चीजें होती नहीं है। पहली बार ही पता चलता है कि यह सवाल आया। यह है दूसरा पड़ाव। कितने नंबर का है दूसरा पड़ाव? 1750। कट ऑफ जनरली जाता है 820 से आसपास जनरल कैटेगरी का, और 750 के आसपास ओबीसी का। एससी एसटी का कट ऑफ इससे थोड़ा नीचे समझ लो। अगर आपके इतने नंबर आ गए, 750 में से 800 का मतलब 50% से भी कम, 48-49% कट ऑफ जाता है। अब आपको बुलाया जाएगा 275 मार्क्स के लिए। क्या कहलाएगा ये? साक्षात्कार, इंटरव्यू। कितने मिनट का होगा? और 30 से 45 मिनट में कितने नंबर मिलेंगे? देखो, इससे ज्यादा सिंपल स्टेप कोई नहीं और इससे ज्यादा कठिन भी कोई नहीं। मुझे बताओ, तुमने पूरी मेहनत से जीएस पेपर 2 रेडी किया, मान लीजिए, एक समझना मेरी बात, 250 नंबर का पेपर है ये। तुमने लगभग 150 घंटे मास्टर से पढ़ा, खुद 150 घंटे खुद पढ़ा। कितने घंटे मेहनत की तुमने?
और जब इस पेपर को लिखा तो तुम्हें 110 नंबर मिले और तुम कहलाए टॉपर। इंटरव्यू में थोड़ा सा ढंग से बोल दो तो 110 नंबर मिल जाते हैं, ढंग से बातचीत कर लो तो, अच्छे उत्तर दे दो तो 170 नंबर भी आते हैं। मुझे बताओ, इस इंटरव्यू के लिए इमेजिनेशन कर लेते हैं, कितनी मेहनत करोगे तुम लोग? पीटी का मेंस का रिजल्ट आने के बाद आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन करोगे, 15 दिन 20 दिन 1 महीने में आपका इंटरव्यू हो गए। कितने मॉक इंटरव्यू दोगे? ज्यादा से ज्यादा 10 20 इंटरव्यू दिए तो 10 घंटे की मेहनत। तुमने और पढ़ाई कर ली उसमें कुछ जोड़ जाड़ कर 31 घंटे। सोचो 40 घंटे में कितने नंबर खींचे जा सकते हैं? 275 में से अधिकतम। तो ये एक ऐसा पड़ाव है जिसे लोग इग्नोर कर लेते हैं, बट उस पर गौर करिए। इससे कम मेहनत में तुम्हें इतने नंबर देने वाला पेपर यूपीएससी में तो कोई भी नहीं है। इतने बड़े बड़े पेपरों में भी लिखने पर कितने नंबर आ रहे हैं? 110। और यहां थोड़ा सा ढंग से रिप्लाई कर दो तो 110 और 120 तो नॉर्मल नंबर, कम नंबर माने जाते हैं। 275 में से किसी के 120 नंबर आता है तो इंटरव्यू वाला क्या कहेगा? मुझे इंटरव्यू में इस बार नंबर कम दिए। किसको कम कह रहा है वो? 110 120 को। और इधर 250 में से 110 मिल रहे तो क्या कह रहा है? टॉपर हूं मैं वहां का। यहां अच्छे नंबर कब माने जाते हैं? 170 प्लस। अगर आपके 180 आ गए, 190 आ गए तो हम कहेंगे बहुत बढ़िया, अच्छा इंटरव्यू लिया आपने, मतलब आपका इंटरव्यू बहुत बेहतर गया है। और 210 आ गए तो एक ही 45 मिनट में आपने 2 पेपर की कसर निकाल दी, 2 पेपर का पूरा जो कमियां थी वो दूर कर ली। तो इसको भी पॉजिटिव और बहुत बारीकी से देखा जाए। अब एक छोटी सी बात, हिंदी माध्यम के विद्यार्थी के इंटरव्यू हिंदी में ही होते हैं। बोर्ड मेंबर आपसे अंग्रेजी में सवाल पूछ सकते हैं, बट वो पहले आपसे पूछेंगे कि आर यू कंफर्ट इन इंग्लिश। आपने कहा कि यस सर, नो प्रॉब्लम, यू कैन आस्क मी इन इंग्लिश बट आई कैन टेल इन द हिंदी। तब आपसे कहा जाएगा कि कोई बात नहीं। पर आपको लगे कि नहीं सर, मुझे अंग्रेजी बिल्कुल समझ में नहीं आती, मैं क्षमा प्रार्थी हूं, आप मुझे हिंदी में पूछे, कोई घबराना नहीं। वो ऐसा व्यक्ति नहीं बैठा हुआ है जो इतनी गंदी सोच रखेगा, अच्छा इसको इंग्लिश नहीं आ रही है। ऐसा लोग नहीं, वो बहुत मेच्योर है। वो जानता है कि एक बुद्धिजीवी व्यक्ति है ये, जिसको एक भाषा नहीं आती प्रॉपर, तो इससे घबराने वाली बात नहीं है। इंग्लिश मीडियम वाले भी जब इंटरव्यू देंगे तो सवाल हिंदी में भी आते हैं, बट आप वहां पर कह सकते हैं कि मैं उसको समझ नहीं पाता। साउथ इंडिया में कई ऐसे बच्चे जो हिंदी सीधा मना कर देते कि हमें नहीं समझ में आ रही है, तो क्या इसका मतलब उनके नंबर कम हो जाते हैं? नहीं, इससे कोई नंबरों का लेना देना नहीं। और बहुत कोऑपरेटिव बोर्ड होता है, मतलब वो चाहता है कि आप बोलो, बकायदा पूरा मौका देगा। जैसे इसी साल हमारे एक विद्यार्थी ने कहे मुझे इंटरव्यू के बाद कि सर लगभग 45 मिनट खींचा और अच्छा नहीं गया है, क्योंकि कितना मिनट हो गया? 45। और उसने मुझसे कहा कि अच्छा नहीं गया। मैंने कहा ठीक है, उससे मत सोचो, पर अगर वो 45 मिनट तुमसे पूछ रहे, मतलब उनके अंदर वो जांचना चाह रहे तुम्हें और भी कि सच में कमी है कि है इसके अंदर कुछ भरा हुआ। 173 नंबर आए हैं, अच्छे नंबर आ गए, क्या खराब थोड़ी नंबर है ये। एक स्टूडेंट पूरे 30 मिनट का इंटरव्यू हुआ, उसने कहा सर बहुत बढ़िया इंटरव्यू दिया है मैंने। तो कई बार आपको लग रहा है कि वो बहुत बढ़िया है, नंबर आए, उसने कहा कि सर 145 ही नंबर दिए इन्होंने मेरे को। तो ये मत सोचेगा, क्योंकि वह इतने परिपक्व लोग हैं कि तुम्हें महसूस भी नहीं होने देंगे कि उनको बुरा लगा है कि अच्छा लगा है। तो इसलिए उनके एक्सप्रेशन पर ज्यादा गौर मत करना, तुम अपने प्रेजेंटेशन पर ज्यादा गौर करो, नंबर आने हैं तो आ ही जाएंगे। ये हैं यूपीएससी का साधारण पैटर्न। अब आते हैं थोड़ा सा अपने लेवल पर, ज्यादा टाइम न लेते हुए। अब हम लोग 2024 के अकॉर्डिंग टारगेट कर रहे हैं कि भी 2024 में मुझे एग्जाम देना है, मई के महीने में एग्जाम है। तो मैं मानता हूं कि 31 मार्च की जगह पर 28 या 29 फरवरी को ही आप अपने घर जाएं और अपने 30 दिन 60 दिन 90 दिन घर पर रिवीजन करें, सेल्फ स्टडी करें। तो क्या करना चाहिए आप लोगों ने, बातों पर ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला हमारा टारगेट है 9 महीने या 8 महीने एनसीईआरटी।
अब आप कहेंगे कि सर एनसीईआरटी कौन कौन सी हम कवर करने वाले। एनसीईआरटी में मुख्य रूप से ये 5 विषय हम कवर करेंगे, पांचवा थोड़ा सा आखिरी में रहेगा। हमें एनसीईआरटी में कवर करना है पूरा हिस्ट्री 6 to 12 पूरी। इसमें कोई सिलेक्शन नहीं करेंगे हम कि 6वीं की छोड़ देते हैं 7वीं की कर लेते, नहीं, एक नजर पूरे पर डालेंगे हम। जियोग्राफी पूरी क्लास 6 to 12, पॉलिटी पूरी क्लास 6 to 12, इकोनॉमिक्स ये शुरू ही 9th क्लास से होता है तो 9 to 12, और साइंस इसे हम केवल क्लास 8 तक लेंगे। तो रियल में अगर हम कहेंगे कि हम एनसीईआरटी में क्या पढ़ने वाले हैं, एनसीईआरटी में हमारी तैयारी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और साइंस की होगी। क्या हम इसमें मैथ्स की एनसीईआरटी करेंगे? नहीं, क्योंकि हम मैथ्स एनसीईआरटी से नहीं पढ़ते हैं। तो रियल में एनसीईआरटी बैच का मतलब कितनी एनसीईआरटी? 4। 3 एनसीईआरटी 6-6 साल की हैं। इकोनॉमिक्स 6वीं से क्यों नहीं ले रहा हूं मैं? आती ही नहीं है। नहीं तो आप कहेंगे सर आप उसको क्यों छोड़ रहे, वो आती ही नहीं है। इकोनॉमिक्स की स्टार्टिंग कब होगी? 9 क्लास में। और साइंस में हम 8वीं तक क्यों ले रहे हैं, 10वीं तक भी क्यों नहीं ले रहे हैं? उसका कारण यह है कि साइंस का जो डाइवर्सिटी वर्तमान में है वो केवल बेस समझने के लिए, पर अब पूरा करंट कर दिया है साइंस और साइंस टेक में। तो उससे ज्यादा बढ़िया है कि मंथली साइंस की मैगजीन कवर कर लेंगे हम लोग, ताकि उसमें भली चीजें बारीकी से कवर हो जाए। तो 6वीं से 8वीं हमारा बेस बनाने के लिए, लेकिन बाकी हम साइंस को कोई भी एनसीईआरटी में 11, 12, 9, 10 की मत कवर करिएगा, क्योंकि 9, 10 के साइंस को भी यूपीएससी ने नकार दिया है। जिस तरीके के साइंस, अगर आपको सीएपीएफ देना है, अगर आपको सीडीएस एनडीए देना है, अगर आपको स्टेट पीसीएस देना है, तो मैं कहूंगा कि आप 9 तो 10 की एनसीईआरटी जरूर कर लीजिएगा। क्योंकि वे लोग आज भी पूछ रहे हैं एंजाइम के बारे में, हार्मोन के बारे में। अभी एमपी का एग्जाम हुआ, 15 सवाल प्योर साइंस के हैं। यूपी का एग्जाम हुआ, 10 सवाल प्योर बायोलॉजी के हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आज भी उनका परंपरागत पैटर्न बना हुआ है। हमारे एनसीईआरटी का मतलब ये वाला फोकस रहेगा। अब यहां पर शुरुआत हम करने वाले हैं पॉलिटी की एनसीईआरटी से। अब पॉलिटी की एनसीईआरटी मैं कैसे कवर करा रहा हूं इसको समझना। पहले मैं आपको लिखवाऊंगा बकायदा क्लास 6 सिलेबस लिखवाऊंगा, लेकिन मैं इस बार नया पैटर्न कर रहा हूं। मैं आपको उस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट सब पढ़ाऊंगा, लेकिन आपको घर जाकर उस एनसीईआरटी को खुद पढ़ना भी पड़ेगा। क्यों कहूंगा मैं? क्योंकि मुझे तुम्हें स्पून फीडिंग नहीं करानी है, क्योंकि एक समय के बाद आपकी सोचने की ताकत खत्म हो जाती है, फिर आप खुद सोच नहीं पाते, सब मुझ पर छोड़ देते हो। तो मैं तुम्हें केवल एक हाथ पकड़कर सोचना सिखाऊंगा, पर आप उसको रीडिंग में कन्वर्ट करेंगे। तो जो लोग 2024, 25 और 26 वाले हैं, उनका केवल 2 काम है। क्लास खत्म होते ही घर जाकर उतने पेज जो एनसीईआरटी के मैंने कवर कराए खुद रीडिंग करना। जैसे मैं आपको नमूना दिखा रहा हूं, आज तो हम शुरुआत नहीं कर रहे हैं क्लास की, पर मैं आपको बता रहा हूं कि हम कैसे कवर करेंगे। तो जैसे क्लास 6 की एनसीईआरटी की अगर हम बात करें, तो क्लास 6 की एनसीईआरटी का नाम है सोशल साइंस, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ पार्ट 1, 6 क्लास की एनसीईआरटी। अगर हम इनके सिलेबस की बातचीत करें तो इन्होंने 4 यूनिट में सिलेबस को बांटा है। पहली यूनिट है डाइवर्सिटी को बताने की कोशिश करता है कि विविधता किसे कहते हैं, व्हाट इज द डाइवर्सिटी। क्या डाइवर्सिटी भेदभाव को पैदा करती है? यह बहुत अच्छा सवाल 6वीं में मिल जाता है कि क्या डाइवर्सिटी के कारण लोगों के अंदर भेदभाव आता है, एक पुरुष का महिला के प्रति भेदभाव, या फिर एक धर्म का दूसरे धर्म के प्रति भेदभाव, एक भाषा का दूसरी भाषा के प्रति। तो पहला है डाइवर्सिटी।
दूसरा शब्द है इसमें गवर्नमेंट, सरकार की बातचीत है। तीसरा है लोकल गवर्नमेंट, कि स्थानीय सरकार किसे कहते हैं। और चौथे में मनुष्य से जुड़े हुए कुछ विचारों को बताया गया है। मतलब मोटे तौर पर क्लास अभी लिखी नहीं, बस मैं समझा रहा हूं, उसको ध्यान से सुनना। तो जैसे कि यहां पर हम शुरुआत करने वाले, मान लो कि सरकार क्या है, एक उदाहरण दे रहा हूं मैं। तो एनसीईआरटी ने पहले कुछ चित्र दिए हैं, उसमें लिखा हुआ है, कई बार हम अखबारों में पढ़ते हैं कुछ हेडलाइन, सरकार गरीबों के लिए सब्सिडी की व्यवस्था करेगी। फिर एक हेडलाइन, सरकार विद्यार्थियों के लिए नए स्कूल या कॉलेज स्थापित करेगी। फिर एक लिखा हुआ है कि सरकार न्याय प्रणाली को मजबूत करने के लिए न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति को बेहतर करेगी। तो सवाल है कि ये सरकार क्या है जो हर काम कर रही है। तो उस बात को समझाने की कोशिश चैप्टर 3 में की गई है कि सरकार क्या है। बहुत बारीक और बेसिक शब्दावली समझाने की कोशिश की गई है। तो हम इसको वैसे नहीं कवर कराएंगे जैसे कि आपकी एनसीईआरटी में दिया गया है, बल्कि हम इसको ऐसे कवर कराएंगे कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या कवर करना है। हमें इसमें कवर करना है कि सरकार किसे कहते हैं, हु इज द गवर्नमेंट, सरकार क्यों जरूरी है, व्हाई इज गवर्नमेंट नेसेसरी, सरकार कितने लेवल पर बनती है और सरकार के कितने टाइप होते हैं। तो अब मैं जब इसको तैयार कराऊंगा तो इसके नोट्स मैं अपनी तरीके से बनवाऊंगा, जो मुझे लगता है कि एक एस्पिरेंट यूपीएससी को वाले को पता होना चाहिए। क्योंकि जब आप इस किताब को पढ़ते तो आपका डायमेंशन किताब के अनुसार हो जाता है। मैं इस डायमेंशन को यूपीएससी में मोड़ना चाहता हूं, इसलिए मैं इसमें क्या जरूरी है और क्या जरूरी नहीं है वो पहले ही डिफरेंशिएट कर दूंगा। पर आप लोग आज जैसे मान लो मेरी क्लास हुई, अब तो आज हम नहीं शुरू कर रहे, लेकिन जैसे कल मैंने आपको पढ़ाया विविधता क्या है, तो आप घर पर जाते उसी दिन विविधता के बारे में 6वीं एनसीईआरटी में क्या लिखा है वो कवर कर लेंगे। वो एनसीईआरटी की मैं गारंटी लेता हूं कि आपको अब एक एक शब्द समझ में भी आएगा और आपको उसी समय वो मेमोराइज भी हो जाएगा। क्योंकि मैं उसको पढ़ने से पहले आपको क्या करवा रहा हूं, उसके हर कंसेप्ट को समझा रहा हूं। विविधता का मीनिंग एनसीईआरटी क्या बताती है, डाइवर्सिटी को किस डायमेंशन में लेती है, इस तरीके से हम एनसीईआरटी को कवर करेंगे। अब आप लोगों के सवाल, मुझे जो भी आपको लगता है कि सर क्या चीजें इसमें हो सकती है और क्या नहीं हो सकता, उस पर आप लोगों के विचार। कोई डाउट? थोड़े नींद आंखें बंद वाली जो चीज है वो थोड़ा सुधार लीजिएगा। दिन में खाना कम कर लीजिए। मतलब 4 रोटी खाते थे, 2 पर। दुबला पतला होने का प्रक्रिया यूपीएससी है, इसलिए थोड़ा सा खाना कम खाइए। और ऐसा मत सोचना कि आप अकेले हैं जो इतनी मेहनत कर रहे हैं, मास्टर भी उतनी मेहनत कर रहा है। आप लोग तो ही 5-6 घंटे क्लास पढ़ रहे होंगे, मैं 8-10 घंटे नॉर्मल क्लास ले रहा हूं। तो 8-10 घंटे मैं क्लास ले सकता हूं, 8-10 घंटे आपको सुनने की आदत डालनी है, ताकि मैं कभी 12 घंटे के लिए आपको बुलाऊं। जैसे मेरा मूड ये है कि जब हमारा कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पूरा हो जाए, क्लास 6 to 12, तो अब मैं आपको कहूंगा कि आप पढ़कर आइए पूरा, और फिर मैं सुबह से लेकर शाम तक 10 घंटे का एक क्लास रखूंगा, जिसमें 2.5 घंटे के 4 लेक्चर दूंगा, जिसमें पूरा 6वीं से 12वीं का वर्णन कर दूंगा। तो वो आपको एक आखिरी रिवीजन देगा। हम इसमें आपको क्या क्या अवेलेबल कराने वाले हैं, ये पूरा पीडीएफ आपको रहता रहेगा, मिलता रहेगा। लेकिन इसके साथ साथ जैसे ही 6वीं क्लास हुई, 100 क्वेश्चनों का टेस्ट आपको देना है। आप कहे तो मैं 50-50 के 2 टेस्ट करवा दूंगा कि सर 100 एक साथ मत लीजिए, 50-50 के, क्योंकि कोई जल्दबाजी आप लोगों के साथ नहीं होगी, क्योंकि मेरे उस पर कोई स्ट्रेस नहीं है कि 23 नजदीक आ रहा है, सिलेबस खत्म कराइए। आराम से बकायदा पूरा याद करते हुए आगे बढ़ेंगे, और बीच बीच में डिस्कशन जरूर है। आप लोग मुझसे भी सवाल करेंगे, आप लोग चीजों के बारे में मेरे साथ इंटरेक्शन करेंगे, क्योंकि ऑनलाइन चल नहीं रहा है कि मास्टर लगातार बोले जा रहा है और आप लोग केवल सुने जा रहे हैं और कमेंट्स किए जा रहे हैं।
बल्कि आपको भाग लेना पड़ेगा कि सर इसका मतलब क्या ये होगा। अगर ये भाग आप नहीं ले सकते हैं, थोड़ी सी शर्म है, तो उसको घर के बाहर, कमरे के बाहर रख कर आइए। हो सकता है कई बार आपके बैठने की मुद्राओं को लेकर मैं कमेंट्स और तंज भी कसूंगा, तो उसके लिए तैयार रहना। नहीं तो अंदर से अगर आवाजें आती हैं, मुझे मास्टर ने ऐसे कैसे बोल दिया, तो दरवाजा हमेशा खुला है, आप सीधे निकल जाना। जिनको शर्म लगती है, जिनके मन में अभी, क्योंकि मैं तुम लोगों से ये बातचीत क्यों कर रहा हूं, क्योंकि अभी तुम कुछ लोग 12वीं में हैं, कुछ 12वीं पास हुए हैं, किसी की उम्र 18-19 साल की है, तो तुम्हारे अंदर एक हार्मोन है, लड़कों के अंदर टेस्टोस्टेरॉन है और लड़कियों के अंदर बैठा हुआ प्रोजेस्टेरॉन है। वो अंदर से तुम्हें ईगोस्टिक बनाता है, वो तुम्हें बताता है ऐसे कैसे बोल दिया, वो जानते नहीं मैं कौन हूं। तो तुम्हारा टेस्टोस्टेरॉन थोड़ा सा हाई लेवल पर है, हमारा शांत हो चुका है। तो शांति पूर्वक जीवन आगे बढ़ाना है। जिनको लगता है, जैसे हो सकता है कि मैं टेस्ट में नंबर कम आएंगे, फिर आपको खड़ा करूंगा, सबके सामने सुनाऊंगा, फिर आप ये नहीं कहोगे कि 3 इडियट जैसा। मुझे तो ऐसा लगता है कि हर एक व्यक्ति को बताना चाहिए वो मूवी ऐसी ठीक है, हास्य के लिए चल जाएगी, उससे मास्टर अपने नियम बदलने वाला नहीं है। कारण है क्योंकि हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप मेरे साथ स्कूल में होते, कॉलेज में होते और मैं तुम्हारा मास्टर होता, तो मैं कहता जीवन का आनंद लो, क्या रखा इसमें, कुछ नहीं पढ़ लिख कर। मास्टर ने पढ़ लिख कर क्या परिवर्तन कर दिया दुनिया में, तुम भी मत पढ़ो, जीवन का आनंद लो। पर यह कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, यहां पर सजग रहना पड़ता है, यहां रियल में हमें देखना पड़ता है कि दुनिया कितनी रफ्तार से आगे बढ़ रही। तो वो चीजें दिमाग से निकाल कर रखिएगा। मेरा कहीं भी, जैसे मान लो मैं आपको डांट रहा हूं, तो ऐसा मत उद्देश्य सोचना मास्टर को अपनी दादागिरी कमरे में दिखाने। क्या करेगा मास्टर दादागिरी दिखाकर, मतलब जहां आप लोग मुझे एक्सेप्ट कर रहे हैं एज ए टीचर, तो मैं आपको क्यों पावर दिखाने की कोशिश करूंगा, कोई मतलब नहीं है। पर मेरा मकसद है कि आप गलत हैं, आप इस बात को समझिए और आप अपनी तैयारी को और बेहतर करने की कोशिश करिएगा। मटेरियल हम जो कवर करेंगे, इसमें जो पीडीएफ मैं आपको दूंगा वो आपका नोट्स है, और जो बुक आपको खरीदनी है क्लास 6 से लेकर 12 की एनसीईआरटी, मेरे हिसाब से खरीदिए मत, पीडीएफ पूरे अवेलेबल हैं। आप कहे तो मैं ग्रुप में डलवा दूंगा सारे पीडीएफ, केवल आपको उसी में से पढ़ना है। कुछ लोगों की हैबिट है, जैसे मेरी हैबिट है कि मैं स्क्रीन पर ज्यादा पढ़ नहीं पाता हूं, मुझे तो फिजिकल बुक जब तक सामने नहीं आती फील नहीं होता है। तो अगर ऐसी हैबिट है तो बुक जरूर खरीद लेना, कोई बुरा नहीं है। कितनी यूपीएस एनसीईआरटी की किताबों का प्राइस ओरिजिनली, पूरी किताबें भी खरीद लोगे तो ज्यादा से ज्यादा 1800 की है, पूरी 6वीं से लेकर 12वीं तक की। इससे सस्ता मटेरियल कोई भी नहीं है। मतलब मुझे अगर कोई पूछे ना कि सर मैं बहुत गरीब हूं, मेरे पास इतना भी पैसा नहीं है कि मैं लक्ष्मीकांत खरीद सकूं, 800 रुपए की आती है लक्ष्मीकांत, 700 रुपए की आती है डिस्काउंट के बाद, तो मैं कहूंगा 1800 रुपए अगर जेब में हो ना, तो आईएएस बनने की औकात है तुम्हारी। मतलब मुझसे अगर गरीबी की रेखा मानी जाए आईएएस में, तो मैं लिख दूंगा 1800 रुपए से कम वाले लोग आईएएस में गरीब माने जाएंगे और 1800 ज्यादा वाले लोग अमीर। क्यों? यकीन मानिए, अगर एनसीईआरटी अभी आपने ताकत से पढ़ ली है तो आईएएस तो बनना ही है। कारण यह है कि उसका मटेरियल तुम्हें इतना सजग और चीजों के बारे में इतना मजबूत कर देगा कि फिर आप अगर किसी भी मास्टर की बात सुन रहे हैं यूट्यूब पर, कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं उस खबर के रूप में, तो आपको उसकी भाषा ऐसी नहीं लगेगी कि यार ये बातें कौन सी कर रहा है। आप बाकी स्टूडेंट के कंपैरिजन में उसकी लैंग्वेज आसानी से समझ लोगे। तो मतलब अगर रियल में देखा जाए कि आईएएस की तैयारी के लिए कितने रुपए की जरूरत है, मात्र 1800 रुपए। हाँ, घर वालों को मैं ये नहीं कहूंगा, क्योंकि घर वालों को अभी फीस भी मंगवानी है। नहीं तो घर वाले कहेंगे मास्टर तो डिक्लेयर कर चुका है कि 1800 में आईएएस बनते हैं, 2000 रुपए हमारी तरफ से, 200 रुपए का नाश्ता कराओ तुम भी और मास्टर को भी, और आईएएस बनकर ही घर लौटना। तो ऐसी बातें हम बता रहे हैं, प्रैक्टिकली सही हैं, पर उसके लिए बहुत हार्ड वर्क चाहिए, डिसीजन आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। बाकी आप लोगों का अभी कोई डाउट है किसी भी प्रकार का कि 24-25 के लिए रणनीति,
तो अभी कोई रणनीति मत बनाइए, पहले 15 दिन क्लास लीजिए, पहले पता तो चले कि कितना दिमाग में भरा जा रहा है। नहीं तो पहली दिन रणनीति बता दी हमने, पहले दिन स्ट्रेटजी बता दी कि इतने घंटे पढ़ना है, इतना घंटा ये करना है और फिर ऐसे करना है। 15 दिन के अंदर आवाज आ रही अपने से होने वाला तो कोई मतलब नहीं है। यूपीएससी की तैयारी के लिए आपका मेंटली प्रिपेयर होना जरूरी है। बस मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि 2025 और 26 वाले विद्यार्थी का जो मोटिवेशन है वो बहुत अद्भुत है कि वो इस समय सोच पा रहे हैं। मैं अगर उनकी जगह होता तो शायद मैं कहता कि अभी जिंदगी 1-2 साल और आनंद से गुजार लेते हैं, फिर आएंगे यूपीएससी में। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप अपने आप को तैयार कर पाए। बस एक खतरनाक, कहां डरता हूं मैं, कक्षा 10वीं और 11वीं के बच्चे ना आ जाए क्लास में, क्योंकि 11वीं का बच्चा भले ही कितना मोटिवेशन वाला हो, लेकिन मैं जिस गहराई में उस बात को रखकर उसे ले जाना चाहता हूं, शायद उस गहराई में ना समझो। और अगर वो समझ गया तो वो आईएएस कभी नहीं निकाल पाएगा, वो एक महान दार्शनिक बन जाएगा। इसलिए मैं डरता हूं। दोनों ही चीजें खतरनाक है। अगर नहीं समझ में आया तो ठीक है, सामान्य जीवन गुजार लेगा, पर अगर 10वीं में वो बात समझ गया, उतनी गहराई वाली, जिस गहराई की बात को मैं समझाता हूं, फिर मैं और डर जाता हूं, क्योंकि अब वो भयानक व्यक्ति बनेगा और वो अब यूपीएससी के लेवल का बिल्कुल नहीं रहेगा। वो यूपीएससी उसके लिए ऐसी रहेगी, फिर वो यूपीएससी निकाल कर छोड़ेगा और कोचिंग क्लास डालेगा। मैं नहीं चाहता हूं फिर से कोचिंग नहीं बने, इसलिए मैं बचना चाहता हूं कि ऐसे लोग जल्दी क्लासेस में ना आए। 12वीं पास एटलीस्ट बच्चा होना चाहिए, ताकि वह उस लेवल को समझे जिस लेवल की हम बातचीत कर रहे हैं। समय से पहले परिपक्वता का आना मनुष्य के जीवन के रसों का समापन है। मेरी बात जरा बारीकी से समझना। जैसे कक्षा 10वीं का बच्चा है, उसने कैसी बातें करनी चाहिए? क्या ये पहाड़ है, क्या ये पठार है, कितना सुंदर लग रहा है, कितनी अच्छी नदी है, ऐसी बातें करे। पर सोचो कि 10वीं का बच्चा ये कहे कि जो नदी है, उस नदी में जब खनन का कार्य होता है और रेत निकाली जाती है, तो उससे नदी के 10 प्रभाव बता दिए कि ये हो गया, वो हो गया। हम कहेंगे अब ये व्यक्ति जिंदगी में कोई श्रृंगार रस, वीर रस और कोई हास्य रस का आनंद नहीं ले पाएगा। जैसे मैं आपको बताऊं, जितना आपके अंदर ज्ञान बढ़ेगा ना, उतना आपके रसों से कटाव बढ़ेगा। मतलब कई बार आपको ऐसा लगेगा कि आप हंस नहीं पाते। जैसे मैं जब 10वीं में था, 12वीं में था, तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं कितनी छोटी छोटी बातों में खुश हो जाता था, कितनी छोटी छोटी बातों में हंस देता था। अब सामने कोई कॉमेडियन खड़ा है तो मैं उसमें सोच में पड़ जाता हूं, ऐसा क्यों कहा इसने, ऐसा नहीं कहना चाहिए। अब सोचो 3 इडियट आप देख रहे हैं तो आप हाथ से लेंगे, पर मैं उसमें क्रिटिसिज्म देखूंगा, मैं उसमें सपोर्ट देखूंगा, मैं उसके आयाम देखने लग जाऊंगा, तो मेरा श्रृंगार और वीर रस कहीं और चला गया। मैं उसमें एनालिटिकल रस डाल रहा हूं कि देखो क्या समझना चाहिए। तो कहने का अभिप्राय यह है कि एक एज के बाद ही इस युद्ध में उतरिए, ताकि जिंदगी जीने का लक्ष्य ना भटक जाए। ये जिंदगी का अंतिम लक्ष्य नहीं है, बस एक स्टेज है जिसे बढ़िया से हम पार करना चाहते। तो इसे अपना अंतिम लक्ष्य मत बनाना। अंतिम लक्ष्य तो है, इस पृथ्वी पर जब आए हैं तो मरने से पहले इस पृथ्वी के बारे में, अपने बारे में, अड़ोस पड़ोस के बारे में जानकर अपनी एक इमेज बनाकर चले जाते हैं। बाकी अंतिम उद्देश्य आईएएस मत रखना, क्योंकि आईएएस बहुत छोटा जॉब है। बता दूं मैं आपको, जब आपका चयन होता है ना तो आपको बड़ी खुशी होगी, पर जब आप डिपार्टमेंट में जाओगे तो पता चलेगा कि दुख तो यहां भी भयानक है। सबसे भयानक पद जो आईएएस में मिलता है या जो होता है, अगर कोई मुझसे पूछे तो वो है चीफ मिनिस्टर सेक्रेटरी, क्योंकि मैं पबेट का स्टूडेंट हूं। कैबिनेट सेक्रेटरी के पास संविधान ने, नियमों ने कोई विवेकाधिकार नहीं दिए। इमेजिन करिए कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा है, आपको क्या लगता है उस राज्य का सबसे बड़ा अधिकारी कौन है? अब बहुत विवेकाधिकार आ जाते हैं आपके हाथ में। चीफ मिनिस्टर के सेक्रेटरी के पास ऐसी परिस्थितियां बनती है कि वो खुद राज्य के निर्णय ले रहा है।
कैबिनेट सेक्रेटरी के पास इतनी ताकत आती ही नहीं। क्यों? क्योंकि सरकार जैसी ही गिरती है तो अगले चुनाव हो जाते हैं। बट चीफ मिनिस्टर सेक्रेटरी को साल साल भर राष्ट्रपति शासन का मौका मिल जाता है। और जब राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में लगता है ना, सबसे बड़ा अधिकारी होता ही है, पूरे राज्य के अधिकारियों को सीधा आदेश देता है अपनी मर्जी से। तो मतलब अगर मुझसे कोई पूछे कि कौन सा सबसे बड़ा पद है, तो भले ही संविधान कहता है, कानून कहता है कि कैबिनेट सेक्रेटरी जो सेंटर में है, लेकिन रियल में परिस्थिति के अनुसार सबसे खतरनाक पद कौन सा है? चीफ मिनिस्टर सेक्रेटरी। इससे ज्यादा बड़ा पद नहीं है, क्योंकि आपको सच में शासन करने का मौका मिलेगा, किस्मत रही तो। नहीं तो मुख्यमंत्री रहे योगी आदित्यनाथ जैसे तो छोड़ने वाले थोड़ी है, तब तो तुम्हें उनकी सुननी ही पड़ेगी। बट वो अच्छा पद है। बाद में तो फिर कैबिनेट सेक्रेटरी हुआ या प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरी हुआ, वो भी एक अच्छा पद है। और ऐसा मत सोचना कि ये राजनीतिज्ञ लोगों के साथ हम लोग सर क्या करेंगे, वो तो अनपढ़ है, ऐसा मत सोचिएगा। जब आप दिल्ली आते हैं तो जो भी राजनीतिज्ञ हैं उसके पास 20-20, 30-30 वर्षों का लोगों को चलाने का अनुभव है। वो जब उनसे आप बातचीत करोगे तो आपको फील होगा कि यार भली मैं इस व्यक्ति को कैसा भी कहता था, पर दिमाग तो है इसके अंदर। क्योंकि जैसा मैं सोचता था कि एक गधा व्यक्ति होगा, नहीं है, ये इतना भयानक रणनीतिकार होता है कि आपको इससे सीखने को मिलता है कि ऐसी भी रणनीतियां बनाई जा सकती। तो ऐसा मत सोचिएगा कि मैं आईएएस की परीक्षा बनकर आया और ये तो बिल्कुल बस लोगों ने चुन लिया है। निश्चित ही लोगों ने चुना है, लेकिन इतना सरल चुनाव भी। आपको लगता है आईएएस बनना सरल है कि एक सांसद बनना? आईएएस बनना, क्योंकि परीक्षा है, एक पैटर्न है। सांसदों में परीक्षा तो है ही नहीं, पर उसके अलावा बहुत सारी और चीजें। तो कहने का अभिप्राय है अपने दिमाग से वो चीजें निकाल देना कि मैं पढ़ा लिखा और वो अनपढ़। वो केवल स्टेट लेवल तक, विधायक तक सही है, पर जैसे ही आप दिल्ली जैसी जगह पर मंत्रियों के अंदर में आते हैं तो काफी समझदार लोगों से मुलाकात होती है, क्योंकि वे लोग भी अच्छे पढ़े लिखे और प्रतिदिन पढ़ते हैं। वो भी नॉलेज गेन करना चाहते, क्योंकि उनकी मुलाकातें किन से होती है? उनके लेवल के मंत्रियों से जो विदेश में बैठे हैं। तो उनको भी पता है कि कैसी बातचीत करनी है, इसलिए काफी अच्छे लोगों का एनवायरनमेंट मिलता है। अपवाद कुछ सब जगह पर मिलेंगे तो उसको छोड़ दो, लेकिन काफी अच्छा प्रोफाइल है, इसीलिए इस एग्जाम को हम अट्रैक्ट होते हैं। कम समय में सारी चीजें मिलती है। एक छोटी सी बात कहें, मुझे बताओ कि आज अगर तुम्हें मैं कहूं कि शुरुआत करो कमाई करने का, आज से एक बंगला और एक कार, आज के दौर में तुम्हें किसी जिले में खरीदना है, मिनिमम 5 करोड़ रुपए लगेंगे एक बढ़िया बंगले के लिए, और कार फिर भी कहूंगा 15-20 लाख। कितना समय लगाओगे 5 करोड़ कमाने के लिए? सच सच बताना। तुम बहुत मेहनती हो, बहुत अच्छे इंटरप्रेनर हो, सब अच्छा है तुम्हारा, मेरे हिसाब से 5 साल ही पकड़ लेते। और 5 साल भी कैसी मेहनत करोगे पता है? डूबे हुए हो, दिन रात वही काम कर रहे हो, खाने पीने की सुध नहीं है। तो जो डेडिकेशन वहां दिखा रहे हो, यहां 1.5 साल दिखा दो, वही चीज दे रहे तुम्हें, उसके साथ पावर दे रहे। क्योंकि पैसा तो आ जाएगा उधर, लेकिन तब भी कोई तकलीफ जिंदगी में हुई तो लाइन में खड़े रहना है। यहां तुम जहां खड़े होंगे, लाइन वहीं से शुरू हो जाएगी। तो तुम्हें पावर मिल रही है, तुम्हें पैसा मिल रहा है, तुम्हें बंगला मिल रहा है, तो मेरे हिसाब से वही डेडिकेशन दिखाओ जो मैं दिखा रहा हूं। भाई मैं पैसों के लिए कर रहा हूं ना, आपको दिखता है ना खुले तौर पर, आप भी तो उसी के लिए कर लीजिए। मैं 11 घंटे पढ़ा सकता हूं 2-2.5 करोड़ रुपए के लिए, तो आप नहीं कर सकते हैं? आप भी सोचो 2-2.5 करोड़ रुपए कमाएंगे हम लोग, और एक साथ मिलेगा, एक मुश्त मिलेगा। मुझे तो उतना सम्मान भी नहीं मिलता है जब मैं घर जाता हूं, तो पर तुम्हें तो जैसे ही पहुंचोगे घर तो लोग कहेंगे कलेक्टर साहब आए हैं। 10 लोग केवल इसी से बस नमस्कार करने आएंगे, चेहरा दिखाने के लिए। वे लोग जो तुम्हें देखना पसंद नहीं करते, वो कहते थे कि यार ये भी लोग आईएएस बनेंगे, पर जब बन गए तो वो मिलने आ रहे हैं, सम्मान उनकी आंखों में दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि इस व्यक्ति को अगर मैं थोड़ा चिल्ला दूं तो रो देगा ये। वो फीलिंग आएगी कि अरे अब मेरे अंदर की पावर कुछ और है। तो मैं कहूंगा
ताकत लगाओ, डेडिकेशन दो, 3 साल का टारगेट बना लो। 3 साल में इस पार नहीं होता है तो मकसद मत बनाओ, तुम्हें लगे तो उसके साथ साथ 3 साल के बाद जो करना हो वो करना। और सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी यूपीएससी में जितनी ज्यादा है उतनी भारत के किसी भी एग्जाम में सच में नहीं है। उसके 2 कारण। ईमानदारी, अगर 1000 सीटें यूपीएससी में आई हैं तो 990 सीटें ईमानदारी वाली है। ये रेशो भारत के किसी एग्जाम में नहीं है। तुम स्टेट पीसीएस में ले लो, 500 सीटें आई है तो कभी तुम्हें पता चलेगा कि 200 सही थी, 300 सही थी, कभी पता चलेगा 50 भी ढंग की नहीं थी। बिहार एक सेंटर पर पूरी एग्जाम ही चल रही अलग से, ऐसा भी हो सकता है। हरियाणा दर्दनाक स्थिति में। एमपी वाले बेचारे 2014 का पेपर दिया है, मेंस लिख कर आ गए हैं, अभी तक रिजल्ट नहीं आया। कौन सा ईयर चल रहा है ये? क्या करना चाहिए इस बच्चे ने? अभी तक मेंस का रिजल्ट नहीं, क्योंकि केस चल रहे हैं। 2019 में एग्जाम दोगे, पता चलेगा एमपीपीएससी 2026 में क्लियर हुआ। तब तक तुम 2 बच्चों के पिता बन चुके थे, 2 बच्चों के माता बन चुके थे। बच्चे ने कहा कि आपका एग्जाम कब हुआ था? आप कह रहे हाँ मुझे भी याद आ रहा है, मैंने दिया था शायद। तो ऐसी भी स्थिति। रोल नंबर होता है, कई बार रोल नंबर ही नहीं पता है, तो अब कहता है भी क्या कर सकते हैं। और अद्भुत तो यह है कि इन संस्थानों को आप जब कहेंगे कि हमारा रोल नंबर नहीं मिला तो कह रहे हमें खुद नहीं पता आपका रोल नंबर क्या है। तो स्थिति दयनीय होती है। अच्छी एग्जाम है यूपीएससी, टाइम पर लेती हैं विथ एक्यूरेसी के साथ, बेईमानी सबसे कम है। इसलिए साल भर का टारगेट और साल भर में सारी चीजें कंप्लीट। हमेशा यूपीएससी का नियम है कि अगली एग्जाम से पहले पिछली एग्जाम का सब कुछ क्लियर हो जाए। तो बिल्कुल तनाव मुक्त होकर इसी एग्जाम पर लगना। अगर तुम्हें कुछ और टारगेट करना है तो सीएपीएफ, 3रे नंबर पर स्टेट लेवल की एग्जाम दोगे। पर कोई स्टूडेंट ये नहीं दिमाग में रखेगा कि मैं यूपीएससी के साथ बैंकिंग देना चाहता हूं। होता है, वो कर सकते हैं, कोई बुरा नहीं वो, लेकिन उसको मेन मत बनाना। मेन एक ही है यूपीएससी, क्योंकि बैंकिंग में आपको इकोनॉमिक्स और सीसेट बढ़िया अगर है तो बैंकिंग निकल जाता है। तो एग्जाम में आप कई दे सकते हैं, लेकिन मेन टारगेट यूपीएससी और सीएपीएफ। तो नेक्स्ट क्लास कल जो हम लेंगे, शुरुआत करेंगे क्लास 6 की पॉलिटी। टॉपिक पहला विविधता, डाइवर्सिटी, लिख दीजिएगा। शुरुआत यही से करेंगे। 5 से 7 2 घंटे क्लास रहेगा। 5 बजे मतलब 5 बजे। मैं ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट डिले करूंगा। 5:02 पर हमारी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। 6:45 तक क्लास चलेगी। 15 मिनट आप लोगों के डाउट, क्योंकि आप शुरुआत कर रहे हैं तो आपके जो भी डाउट आएंगे, जो भी गाइडेंस, जो भी मेंटरशिप चाहिए, वो सब अवेलेबल होगी। ठीक है? कोई भी डाउट? सीक्वेंस में लिखना पड़ता है। आपको बता दूं, यूपीएससी आपको जो आंसर लिखने के लिए देगी, बकायदा उसमें पहला प्रश्न लिखा रहेगा और उसके नीचे जगह छूटेगी। हमारे समय अच्छा होता था, हमारे समय में पेपर में क्वेश्चन छपा हुआ नहीं आता था, तो हम क्या करते थे, जो सबसे अच्छा है, 4था नंबर का आ रहा है तो पहले 4था लिख देते थे, अच्छे नंबर आ जाते। अब तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा है, तुम्हें पहला सवाल ही लिखना पड़ेगा, भले तुम्हें आता हो या ना। हाँ, तुम ये कर सकते हो कि तुम उसको बाद में लिखना, तुम्हें पहले उसमें तेजी से वो कवर कर लेना है जो होता है। तो सीक्वेंस वही रहेगा जो यूपीएससी ने क्वेश्चन पेपर में सेट किया है, अब उसको आप बदल नहीं सकते। तो निबंध में तो लिखते नहीं ना, वो निबंध में 5 पूरे लिख देंगे एक साथ। आपको लिखना है कि कौन सा आप लिख रहे हैं। हाँ, नहीं लिखना क्यों है? अरे क्वेश्चन लिखने की जरूरत क्या है? जब आपको यूपीएससी ने क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है, पूरा क्वेश्चन लिख दिया है, आपको केवल क्या लिखना है? नहीं, 4 भी नहीं, आंसर, क्योंकि दिख रहा है ना 4था क्वेश्चन है ये। आंसर 4 और नहीं, सीधा लिख दो, में क्या दिक्कत है?
वो तब होता था आंसर 4 जब लिखा हुआ कॉपी में मेंशन होता है ना, जो आप जिसमें लिखोगे उसमें सब क्वेश्चन सब मेंशन है। यूपीएससी ने कह दिया कि बेटा आता है तो लिख दे बस, बाकी तुम तय न मत करो, क्वेश्चन वोश्चन सब मैं लिख दूंगा आप लोगों को। आप केवल ये लिख दीजिए उत्तर और लिखना शुरू, कोई नंबर वंबर नहीं लिखना है, क्योंकि जो उत्तर लिख रहे हो जो उसके नीचे लिख रहे हो वो उसी का होगा। हाँ, ये कब होता है मैं बता देता हूं। मान लो प्रश्न लिखा है कि निम्न शब्दों का वर्णन कीजिए, और कितने शब्द दे दिए हैं 5। अब आपने पहला तीसरा शब्द लिखा है तो आप लिखेंगे तीसरा, उस शब्द को लिखेंगे और डैश करके लिख देंगे। हाँ, तो तब आप नंबरिंग कर सकते हैं, लेकिन जहां क्वेश्चन आ रहा है सीधा, वहां तो सीधा उसका उत्तर लिख देंगे, तो ये तो रहेगा ही। तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे इसके आगे की बातचीत। बाय।